पॉलिटिक्स कोई जॉब नहीं है। जी सर, सेवा और है। ये सेवा भी नहीं है। अच्छा। ठीक है। ये भी मत मानो कि कोई उसमें सब सेवा के लिए जाते हैं। वो एक लाइन है काम करने की। आप आश्चर्यचकित होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं इस समय बीजेपी में, बड़े प्रमुख जगहों पे, जो ऑलमोस्ट नक्सल थे एक समय में। लेफ्ट आइडियोलॉजी से जुड़े हुए थे। जैसे अमेरिका के हम लोग बहुत खिलाफ। आपको हमेशा लगता था कि भारत को हमेशा महत्वपूर्ण पहलुओं में अमेरिका ने धोखा दिया। जी सर। अमेरिका के खिलाफ अंदर में एक क्रोध रहता था। उनके खिलाफ एक बहुत लोगों में प्रबल भावना थी। मतलब मुझे याद है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कहीं अमेरिका ने एम्बेसडर आ जाए तो उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता था कि आप तो साम्राज्यवादी देश हो भाई। आप भारत की प्रभुसत्ता को, यहाँ के लोकतंत्र को, यहाँ के बराबरी की नीतियों के साथ आप कभी साथ नहीं चले। हमको पता था कि कश्मीर में वो हमेशा हमें धोखा देता था। सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा हमारे खिलाफ वोट करता था। अब जैसे जो लोग अमेरिका के साथ थे या जो जो नेटो कंट्रीज के साथ थे, वो अपार्थाइड के बारे में कुछ नहीं बोल पाते थे, साउथ अफ्रीका के बारे में। जहाँ की जो ब्लैक्स थे उनको मतलब बैटमैन नहीं दिया जाता था, वोटिंग राइट नहीं थे, उनको भी नहीं जा सकते थे। अपार्थाइड का मतलब था एक्टिव डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक। तो सर आज के ज़माने में नेहरूवियन विजन जो है कैन सर्वाइव इन टुडेज इंडियाज हाइपर नेशनलिस्ट एरा? नहीं, व्हाई नॉट? एक तो पहली चीज ये समझना कि नेहरू वाज नॉट अ नेशनलिस्ट। व्हाई? इंडो चाइना रिलेशंस की अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली इट वाज नेहरूज अग्रेसिव पॉलिसीज। चाइना बाय द टाइम 59, 60, 61 में एक्चुअली समझ रहा था कि इंडिया टेक ओवर करने वाला टिबेट। अभी मैं बहुत ट्रैवल कंट्री गया, यूरोप गया, दुबई गया, तो मुझे लगता है हमारे देश में हम पॉपुलेशन में तो नंबर 1 हो गए। कहीं मुझे ऐसा लगता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो जाए, जनसंख्या विस्फोट जिसे कहते हैं। क्यों? मतलब एक छोटा सा आर्टिस्ट हो जाता है और छोटे शहरों में जो देखने के लिए बहुत भीड़ लग जाती है, इतनी बेरोजगारी हो चुकी है। और हम कुत्ते बिल्लियों पे लड़ रहे हैं, और वहाँ पे कुत्ते बिल्ली मुझे दिखते ही नहीं रोडों पे, जैसे आवारा होते हैं या फिर गाय सान। और वहाँ पे डेवलपमेंट की सोच, हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे, तो डर भी लगता है कहीं एज ए यूथ। नहीं देखो, पहले पॉपुलेशन का इशू देता हूँ। पॉपुलेशन है इशू, जो कैरिंग कैपेसिटी है हमारी धरती की। देखो, एज इट इज़ कहा जाता है कि इस समय जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, हमें 5 या 6 अर्थ चाहिए इसे सस्टेन करने के लिए। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, लेकिन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो प्रेशर है, उसको काउंटर करने के लिए टेक्नोलॉजी आगे आई है। भाई HYV सीड्स आई तो आज हम फीड कर पाते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आए तो आज हम पानी दे पा रहे हैं। गाड़ियाँ आई हैं तो आप उनको ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं। हम हाई राइज बिल्डिंग में जा रहे हैं तो हम हाउसिंग दे पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने कीप अप किया है। Hi, good morning, everyone. Today we are at Manu Movie with a miraculous personality. He's a renowned politician, social worker, and a two-time MP from East Delhi. A very warm welcome, sir. Mr. Sandeep Dixit, sir. A very warm welcome. Sir, today we will be having a podcast. I share the description about the podcast. We'll conduct the podcast in 3 sessions: your early life, politics, Congress, and Nehruvian philosophy. So my first question about your early life. So, like you studied in St. Stephen's and IRMA. So, how was your experience there? वहाँ के experience से आपने कैसे governance और society के प्रति कैसे आपका shape हुआ mindset? नहीं, ऐसा नहीं कोई कि वो कॉलेज या स्कूल से उसका कोई सीधा संबंध है। बट मैंने जैसे सेंट स्टीवेंस में ये इतिहास पढ़ा था 5 साल। ठीक है, तो उसमें जो विषयों पर आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, इतिहास पढ़ने में आप में अंदर में एक तो जिज्ञासा जागती है, सवाल पूछने की क्षमता बनती है। देखिए, लोग इसको अन्यथा ना लें, लेकिन 3-4 ब्रॉड हमारे यहाँ थीम्स होती हैं सब्जेक्ट की। एक इसको लिबरल आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं, एक प्योर साइंसेस कहते हैं, और एक अप्लाइड साइंसेस कहते हैं। जी। तो चाहे आप उसको ह्यूमैनिटीज़ या मानवीय पक्ष के या समाजशास्त्र के अगर आप विषय ले लें, साइंस को भी ले लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इनमें क्या होता है कि जितना ज्ञान है उससे आगे वो उस पर सवाल पूछने वाली भी बहुत क्षमताएं। ठीक है, साइंस में उतना नहीं है, लिबरल आर्ट्स में, साइंसेज में ज़्यादा है। तो हमेशा आपका जो मन है वो सवाल पूछता, आपके सामने जो तथ्य रखे जाते हैं उनके ऊपर जिज्ञासा अपनी रखता है, उनको जोड़ने में सवाल सामने आते हैं। चाहे वो अर्थशास्त्र हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे समाजशास्त्र हो, सोशियोलॉजी हो, चाहे इतिहास के प्रश्न हो। और ये इतिहास वो नहीं है जिस तरीके से बिल्कुल भोंडेपन से आजकल लोग इतिहासकार बन के घूमते हैं, या आप पॉडकास्ट पर या 2-2, 3-3 मिनट के वीडियोस में पूरा इतिहास छाप देते हैं किसी का। उसमें इतिहास का जो सब्जेक्ट है उसमें एक बड़ी विनम्रता होती है। वो कहती है लोग हम हर चीज़ नहीं जानते, जितना जानते हैं उसके बारे में ही हम अपनी टिप्पणी करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, एक जो बात सामने आती थी जिसने बहुत को मुझे सिखाया।
जैसे कई बार बहुत से सवाल उठते हैं इतिहास के विषय पे। आपने देखा होगा कई बार ये कहा जाता है, ये कहते हैं कि साहब इतिहासकार कहते हैं कि हमारे पास हम भगवान राम को नहीं मानते, जी या इतिहासकार ये नहीं कहते कि महाभारत का युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था। इतिहास इसमें नहीं जाता है, ये बहुत गलत बात है कहना। इतिहास ये कहता है, जैसे मैं समझ लीजिए क्रिश्चियन धर्म की बात लेता हूँ, इतिहास ये कहता है कि हमारे पास इतना तथ्य है, इतनी समझ और सोच है, इतना हमारे पास जानकारी और ज्ञान है कि जीसस क्राइस्ट के नाम का एक मनुष्य जो है इस समय में, इन वर्षों में पैदा हुआ था। उसके शुरुआती 20-21 वर्षों में उसने क्या किया उसके बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं है। उसके बाद वहाँ की जो साम्राज्य था उसके प्रति उसने एक विरोध के स्वर सामने किए। उसने सामाजिक और धार्मिक विषयों पे कुछ बातें कही, जिससे धीरे धीरे आगे चलकर उसका वहाँ के राजे रजवाड़ों के साथ एक संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में वो सूली पर चढ़ाया गया, जिसके तथ्य हैं, जिसके बारे में लोग कहते हैं, किताबों में उसकी वर्णन आता है। और उनकी बातों से, उनके कहने से क्रिश्चियन धर्म का ये मान लीजिए जन्म होता है। जी सर। ठीक है, यहाँ तक इतिहास कहता है, हम तथ्य से कई चीजों को आपके सामने कह सकते। बट क्या जीसस क्राइस्ट कोई प्रभु है और प्रभु का बेटा है? हम वो विषय हैं, हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम इस बात की, इस तथ्य को सामने रख सके। ये आपकी आस्था का प्रश्न है। तो साइंस ये कहता है कि भाई साहब मैं बड़ा छोटा सब्जेक्ट हूं, मैं इसमें नहीं जा सकता। लोग कहते हैं देखो साहब, हिस्ट्री तो कह रही है कि वो सन ऑफ गॉड नहीं है। हिस्ट्री ये नहीं कह रही। हिस्ट्री कह रही है ना मेरे पास वो क्षमता है ये जानने के लिए, ना ये क्षमता है कि उसको झुटलाने की। इसी तरह जैसे कई बार लोग कहते हैं कि साहब रामायण के तथ्यों के बारे में इतिहास जो है कुछ नहीं कहता है। इतिहास ये कहता है कि रामायण की एक कथा लिखी गई है, उस कथा के कई वर्णन है, 300 के करीब रामायण इस देश में लिखी गई हैं। इसका मूल माना जाता है कि समझ लीजिए 4वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व या उसके बाद में एक राम कथा आती है, जो मूल मानी जाती है तमाम भगवान राम पर या उनके जीवन पर लिखी हुई तमाम कहानियों के ऊपर या कथाओं के ऊपर। उसमें कौन सी रामायण है, कौन सा रामायण का तथ्य है जो, क्योंकि जितनी रामायणें हैं उनमें सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। भाई आप घर में भी देखेंगे, जब आपकी दादी या आपकी माँ या आपके टीवी के सीरियल रामायण पर सीरियल बनाते हैं, सब में कुछ ना कुछ अंतर है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक दूसरे की कहानी को झुटला रहा है, वो अपने तरीके से उस बात को कहते हैं। तो इतिहास ये कहता है कि हाँ ये ग्रंथ हैं, क्योंकि ये ग्रंथ हैं, ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा। लेकिन इतिहास किसी चीज को तब तक प्रामाणिक रूप से इतिहास नहीं कहता है जब तक उसके पास कॉरोबोरेटिव या उसको एक दूसरे को मदद करने वाले तथ्य ना मिले। इसलिए वो कहता है कि कुछ हुआ है, हम अभी नहीं कह सकते एग्जैक्टली क्या था, इतना ही वो कहता है। जी। जब साक्ष्य मिल जाएंगे, हमें और प्रूफ मिल जाएगा, धीरे धीरे और हमारे सामने तथ्य आते चले जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो बात थी कि किसी चीज को एक संभल कर देखना, हर चीज में मत कूद पड़ना क्योंकि वो अपने पक्ष का है, या मैं चाहता हूं उसमें विश्वास करना, मैं चाहता हूं भगवान राम में उनकी कथा में विश्वास करना, वो मेरे विश्वास का पक्ष है, मेरी आस्था का है। लेकिन कोई अगर सब्जेक्ट कहता है कि नहीं साहब हमारे पास वो क्षमता नहीं, तो ठीक है। तो एक तो क्या हुआ, ये हमारा दिमाग खुला। कई बार मैंने देखा जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, मैं किसी पे कोई लांछन नहीं कस रहा हूं, उनका क्या होता है कि 2 + 2 = 4, उसमें कोई सोचने की, समझने की, जिज्ञासा की, सवाल पूछने की क्षमता नहीं रहती। तो वो जानकारी तो उनके पास बहुत हो जाती है। उन सब्जेक्ट्स में कभी कभी मैंने देखा सवाल पूछने की या किसी भी विषय को जो आपके सामने रखा जाता है उसकी और परत खोलने की, आगे जाने की क्षमताएं कुछ कम रहेगा। जैसे मैं कई बार कहूंगा कि अगर आप डीडीए में आर्किटेक्ट हैं और एक ही तरीके की बिल्डिंगें बनाते हैं, तो आर्किटेक्ट जो है अपनी जो क्रिएटिविटी है या अपनी जो चीजों को निर्माण करने की, सुंदरता लाने का जो उसके अंदर क्षमता, वो मर जाती है 10-15 साल बाद। जी सर। ठीक है, आप मरुभूमि का मैं बहुत नाम सुनता हूँ, आपकी क्रिएटिविटी का नाम सुनता हूँ। अगर आप लोग अपने लोगों को, कला को दिखाने का मौका देते होंगे तो उनकी क्रिएटिविटी हमेशा जिंदा रहती है। जी सर। अच्छी हो बुरी हो, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो वो मैंने कहा, वो जो मुझे ट्रेनिंग बचपन में मिली, वो सेंट स्टीफेंस में हिस्ट्री कर मिली। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में गया था जी, वहां मिली। तो वो जो एक खुलापन आता है, वो शायद मेरे जीवन में या जो भी मेरे अंदर में थोड़ी बहुत क्षमताएं होंगी, उसमें सबसे प्रभावी उसका रोल रहा है। वंडरफुल सर। सर ऐसे आपने इतिहास की बात करी, हम आपके इतिहास के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। नहीं, मेरा इतिहास नहीं, वो मेरा वर्तमान है। 30 साल इतिहास नहीं आपका इतिहास, हाँ जी सर, वर्तमान के बारे में। क्योंकि मेरे मन मस्तिष्क में उसका भी असर है आज। जी जी, मैं आपकी माता जी से एक बार मिला हूँ, उनकी छवि से मैं बहुत प्रभावित रहा। साइड से जब आप आए पहली बार, मैंने आपको देखा तो साइड से मेरे को उनकी छवि दिखी। तो मैं एक बस थोड़ा नटखट सा सवाल है, बुरा मत मानिएगा।
तो बचपन में आप कैसे एक बच्चे थे? शरारती थे या बहुत इंटेलिजेंट थे या डिसेंट? नहीं नहीं, देखो एक तो क्या था कि मुझे पढ़ना लिखना कभी पसंद नहीं था। ओके, पूरी जिंदगी में मैं बहुत पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट नहीं था, लेकिन मुझे मालूम था कि पढ़ना लिखना है। पिताजी आईएएस में थे। जी जी सर। तो और क्या करेंगे भाई, हमारे पास कोई जमीन जायदाद तो है नहीं, वो बिजनेस तो है नहीं। तो ये तो मालूम था कि जो भी जीवन चलेगा पढ़ाई से, जो कुछ मिलेगा उसी से चलेगा। तो हाँ, पढ़ाई के प्रति एक गंभीरता थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा रटने रटाने वाला नहीं था। उस समय इतना शायद प्रेशर भी नहीं था। जी सर। तो मैंने एक चीज तब सीखी थी कि भैया आप किसी किसी समय में लक्ष्य आधारित कर लो। जैसे 10वीं में मुझे लगा किसी कारण से एक अजीब सा एक वो आ गया था कि साहब डॉक्टर बनना है। कभी वैसे था नहीं मेरे मन में क्या बनना है, लेकिन मुझे लगा नहीं यार डॉक्टर बनना है। वो आ गया था कि जब मैं 9वीं 10वीं में था, मेरे दादाजी की कुछ पीठ में दिक्कत हो गई थी, तो वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जाते थे। तो मैं बड़ा प्रभावित हो गया था वहाँ के डॉक्टरों से। मैंने कहा यार बढ़िया काम करते हैं, अच्छा काम ये। तो अब ये हुआ कि साइंस लेनी है। अब साइंस से मेरे दूर दूर का ज्यादा रिश्ता नहीं था। तो फिर मैंने कहा 9 10th में इतना पढ़ना चाहिए कि मुझे साइंस मिल जाए। वो पढ़ा और साइंस मिल गया। लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा बदमाशी करनी, भागना, मतलब माँ बाप से झूठ बोल के पिक्चर देखने चले जाना, ये सब चीजें रहती थी। इससे ज्यादा कोई बड़ी बदमाशी तो होती नहीं थी। लेकिन यहाँ ये सब छोटी छोटी चीजें थी, क्योंकि देखो हमारे यहाँ सबसे चीज हमको खराब लगती थी वो होमवर्क लगता। किस तरह उससे बचना और उससे बच के निकल जाना। क्योंकि एक तो क्या था, हमारे यहाँ फायदा था इतनी इम्तिहान नहीं होते। जी जी। आजकल तो सुना है वो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है, रोज बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते थे। और माँ बाप कभी रिपोर्ट कार्ड नहीं देखते थे, ना उनको कोई इंटरेस्ट था। आजकल थोड़ा सा, अब ये अच्छा है बुरा मैं नहीं कह सकता हूँ, पर अब सुना है माँ बाप अपने बच्चे के जीवन में, उनके पढ़ाई लिखाई के जीवन में ज्यादा ध्यान देते हैं। उनको चिंता रहती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी क्या कर रही है, खेल रहे हैं कि नहीं, गाना गा रहे हैं कि नहीं। हमारे समय में तो था नहीं कुछ। मतलब मुझे नहीं लगता पिताजी को कभी पता भी था क्या पढ़ रहे हैं। माँ का ये था कि हाँ, कभी ये होता था कि जैसे रिपोर्ट कार्ड खराब आई, एक आध सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो उनको बताना पड़ता था, तो उसमें झापड़ पड़ जाता था। और ये बहुत सीधे सीधे मार पड़ती थी। और ये था कि कभी पीटीए में बड़े मुश्किल से पेरेंट जाते थे, कोई खास बुला लो कि नहीं आपकी बार अपने फादर को बुलाइए। तो ये सब रहता था। इसलिए थोड़ा तो माँ बाप से डर रहता था, स्नेह मिलता था कभी कभार, लेकिन ज्यादातर डर रहता था कि अपनी चीजें अपने करते रहो, अपने हिसाब से खेलते कूदते रहो और पढ़ाई इतना बना करो। तो जैसे मैंने कहा 10वीं में हो गई। फिर ये हुआ कि फिर मैंने वो किया, साइंस किया। साइंस में नंबर तो अच्छे आते थे। फिर ये हुआ था कि आगे क्या करें। तो ये था कि साहब या तो इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग भी ज्यादा मन नहीं था, मेडिसिन से मेरा दिल हट गया था। तो दिल्ली में सेंट स्टीफेंस कॉलेज का अच्छा नाम था। जी नहीं बेटा बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन उसमें नंबर बहुत सही था। हमारे समय में आप 77 78% 80% साइंस में नहीं लो, जो बिल्कुल टॉपर। अब आज का 95 98, तब का 80% था कि इतना अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप नहीं आ सकते। तो मैंने कहा था नहीं भाई, इतना मिलना चाहिए। तो उतना मिल गया कि मुझे सेंट स्टीफेंस में एडमिशन हो मिल गया। तो ये था। उसके बाद फिर ये था कि नहीं यार, अब बीए में आ गए हैं। तो बीए में ये था कि फर्स्ट डिवीजन मिले, क्योंकि 5 या 6 लोगों को फर्स्ट डिवीजन आती थी। जी। तो ये था कि नहीं फर्स्ट डिवीजन आनी चाहिए, तो फर्स्ट डिवीजन आ गई। तो मैं लक्ष्य लेके चलता था। उसके अलग फिर जितना पढ़ना पढ़ लो, नहीं तो कूद पान इधर उधर आना जाना चलता रहेगा। और तब कोई पहचान भी नहीं थी। मतलब कोई, जैसे आप घर से चले गए, रात को लौटोगे, बीच में ना कोई फोन था, ना किसी को जानकारी थी, ना कोई परेशान होता था। तो अच्छा था। बिल्कुल सर। जैसे आपकी इतनी एजुकेशन रही दिल्ली में, सेंट स्टीफेंस, फिर आईआरएम में, तो उसने आपको ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया? नहीं, ग्रास रूट पे पॉलिटिक्स के लिए तो कोई चीज नहीं प्रिपेयर करती। जी हाँ, वो तो देखो घर में था, मेरे दादाजी मिनिस्टर थे, मेरी माताजी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी। तो जो घर में देखा था वो था, लेकिन उस समय कोई बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं था। इसलिए मैं समझ लो 2003-4 तक तो पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कोई थी नहीं। अब स्वाभाविक है ना कि घर में कोई चुनाव में लड़ेगा तो उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे, पर वो ज्यादातर एक पारिवारिक एक पहचान में आदमी करता है। पर उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि ओके, मुझे याद है चुनाव के बीच में कार्यकर्ता आ रही, कुछ अब मैं घर में हूँ, कोई आ रहा है जिससे पहचान है तो उससे नमस्कार कर लूंगा, बातचीत हो जाएगी, कुछ वो अपनी कहा सुनी कहेंगे। तो ये था कि आदमी उस फील्ड को समझता तो था, वो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसमें डूबा हुआ नहीं था। वो 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए, तब मैं एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता था मध्य प्रदेश में। उन्होंने वो लोग वहां गए थे, तब मैं वहां गया। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि यार ये ठीक नहीं है। मतलब जो सरकार का दायित्व होना चाहिए लोगों को रक्षा सुरक्षा देने का, उसमें अगर सरकार ही जानबूझकर अपने आप को कमजोर कर ले, चीजों को होने दे, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ऐसी महत्वपूर्ण समय पे
सीमाओं पे नहीं बैठना चाहिए, या तो जी। उसमें एक्टिवली जाओ या फिर उसमें ज्यादा मत ज़्यादा बोलो। मत रहो। तो तब फिर मैं थोड़ा डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ। सर जैसे आप सोशल वर्क पे लाइक बचपन से या कॉलेज के समय से आप जुड़े हैं, कॉलेज के बाद, कॉलेज के हाँ। बाद ही सोशल वर्क में? ये वो नहीं है कोई कि बस ये सब मैं बहुत अजीब कहानियां सुनता हूँ कि भाई साहब वो बचपन से ही बड़ा उसके अंदर में राष्ट्रभक्ति देशभक्ति थी। मुझे नहीं लगता बच्चों में इतना कुछ था। देश के समाज के प्रति सद्भावना होती है, जी। बचपन में बचपना रहना चाहिए। हाँ, मेरा तो ज़रूर। ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉलेज के बाद आपने समाज सेवा के साथ कॉलेज में कई बार नहीं इन्वॉल्व इन इश्यूज के साथ रहता है। देखो, एक तो हमारे समय में जिसको आजकल शायद बच्चे समझते हैं, यूथ समझता है, नहीं समझता है या उसको बुरा समझता है, लेफ्ट थिंकिंग की बहुत बड़ा प्रभाव था। जी। ज्यादातर बच्चे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या आइडियल्स की हुआ करते थे। बाद में वो बहुत आप आश्चर्यचकित होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं इस समय बीजेपी में बड़े प्रमुख जगहों पे जो ऑलमोस्ट नक्सल थे एक समय में, लेफ्ट आइडियोलॉजी से जुड़े हुए। आपने स्वतंत्र दास गुप्ता जी का नाम सुना? जी सर, बिल्कुल। वो उस परंपरा से आते हैं। ऐसे कई, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूंगा। स्वपन जी को जानता हूं इसलिए मैं उनकी आपके सामने बात बता सकता हूं। वो लोगों में एक प्रभाव था, क्योंकि एक बराबरी का, समता का, आर्थिक लूटपाट के खिलाफ इंसान को खड़ा होना चाहिए, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपनी क्षमताओं से उसको इनाम मिले, हर व्यक्ति को मौका मिले। हर व्यक्ति को मौका मिलने के लिए सरकार को, व्यवस्था को, समाज को, पढ़ाई की व्यवस्था को, उसके लिए संवेदनशील होना पड़ेगा। हमको जैसे इक्वालिटी और इक्विटी ये दो शब्द हैं, इसमें बराबरी और समता कहा जाए, इन दोनों के बीच में अंतर कई तरीकों से सिखाया जाता था। आजकल शायद लोग उस मतलब को जाने ना जाने, इन चीजों में हम लोग पले बड़े हुए थे, है ना। बहुत ज्यादा धन संपत्ति होना ठीक है, लेकिन धन संपत्ति को प्रभावी तरीके से लोगों के सामने दिखाना अच्छा नहीं माना जाता था। सामान्य सरल जीवन जियो तो एक बेहतर जीवन, हर समय का एक अपना होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं हम अच्छे थे, आज के लोग अच्छे नहीं हैं। उस समय के ये प्रिडोमिनेंट वैल्यूज थे, लोगों के अंदर में ज्यादा रहते थे। सादगी का एक तरीके से रहो। अब हम लोग जैसे, हमारे कुछ दोस्त लोग थे, अगर कोई बता देता था कि 5 स्टार होटल में खा के आया तो उस पर हंसते थे हम, क्या यार, क्यों, मतलब बेकार में तुम फिजूल खर्ची कर रहे हो। एक अलग सोच समझ थी। तो इसलिए शायद इन क्षेत्रों के प्रति एक नैसर्गिक, एक प्राकृतिक लोगों का एक अट्रैक्शन था। वो अब जैसे हमने कभी सूट ही नहीं पहना जिंदगी में। अच्छा। हाँ, कभी नहीं सर? ना, मैं तो आज तक नहीं पहना। और हम लोग के समय में नहीं पहनते थे, कहते थे क्या यार ये तुम। नॉर्मली हम लोग तो कॉलेज में कुर्ता पजामा या जीन्स और कुर्ता, ये सब बच्चे पहनते। काफी सिंपल लाइफ है यार। नहीं, सबका ही था, सिर्फ अपना ही था। ज्यादातर हवाई चप्पल पहन ले, आजकल की चप्पल पहन लेना। कई बार जैसे हम लोग तो ये देखते थे कि अगर बच्चे कोई विदेशी आइटम, जैसे अमेरिका के हम लोग बहुत खिलाफ, जी। आपको हमेशा लगता था कि भारत को हमेशा महत्वपूर्ण पहलुओं में अमेरिका ने धोखा दिया। अमेरिका के खिलाफ अंदर में एक क्रोध रहता था, उनके खिलाफ एक बहुत लोगों में प्रबल भावना थी। मतलब मुझे याद है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कहीं अमेरिकन एम्बेसडर आ जाए तो उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता था कि आप तो साम्राज्यवादी देश हो भाई, आप भारत की प्रभुसत्ता को, यहाँ के लोकतंत्र को, यहाँ के बराबरी की नीतियों के साथ आप कभी भी साथ नहीं जुड़े। हमको पता था कि कश्मीर में हमेशा हमें धोखा देता था, सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा मेरे खिलाफ वोट करता था। जी जी। तो इन चीजों में हम लोग के एक पॉलिटिकल एक व्यू पॉइंट था हर चीज पर। जो बाजारी जीवन, जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स या रिफॉर्म्स के बाद आया, उससे हम लोग ज्यादा नहीं जुड़े थे। तो उसने अलग तरीके से सोचते थे। अब जमाना बदला, इसकी शायद जरूरतें बदली। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो समय ज्यादा अच्छा था या ये अच्छा था। हर समय की अपनी जरूरतें थी। हो सकता है उस समय हमने भी बैलेंस नहीं मेंटेन किया होगा, हो सकता है आज भी लोग बैलेंस नहीं मेंटेन करते, लेकिन ये कहना बहुत आसान। सर नेक्स्ट मेरा जो सेशन रहेगा पॉडकास्ट का, वो डेवलपमेंट और गवर्नेंस के ऊपर रहेगा। तो जैसे 1996 में आपने सब नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट पे एक रिपोर्ट लिखी। 95 ओके। तो उसकी आज के इंडिया में क्या रेलेवेंस है? नहीं, देखिए ये क्या था कि 70s और 80s में जब, बिकॉज क्या था, आप 60s और 70s में देखो, कोल्ड वॉर के समय आर्थिक रूप से भी गुटबाजी थी दुनिया में। जब जो वॉर्सो पैक्ट के नेशंस थे, जिनको आयरन कर्टन या लेफ्ट नेशंस कहते हैं, पता नहीं आप लोगों को तो ये संदर्भ भी मालूम है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये हमारे लिए रियलिटी थी लाइफ की। वेस्टर्न नेशंस की अलग कॉन्ग्लोमरेशन थे, और उसके साथ साथ कैपिटलिज्म वो लोग वर्सेस कम्युनिज्म। अपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो आपके साथ होता था, ट्रेड और कॉमर्स में भी उनको प्राथमिकताएं देते थे। तो अगर हम लोगों ने, जैसे इंडिया ने कहा था, भी हम किसी भी फॉरेन ब्लॉक के साथ नहीं चलेंगे, हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखेंगे अगर हमारे व्यूज है। अब जैसे जो लोग अमेरिका के साथ थे या जो नेटो कंट्रीज के साथ थे, वो अपार्थाइड के बारे में कुछ नहीं बोल पाते थे, साउथ अफ्रीका के बारे में।
जहाँ के जो ब्लैक्स थे उनको मतलब बैठने नहीं दिया जाता था, वोटिंग राइट नहीं थे, उन स्कूलों में नहीं जा सकते थे। अपार्थाइड का मतलब था एक्टिव डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक्स, नहीं कर सकते थे। इंडिया की पॉलिसी थी, हमने 1946 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए थे साउथ अफ्रीका से। तो अगर हम अमेरिका के साथ होते तो इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं ले पाएगा कई चीज़ों पे। अगर हम उनके साथ होते तो अगर अमेरिका कहता कि नहीं हम चाहते हैं कि कश्मीर जाए पाकिस्तान के साथ, और अगर आप जियोपॉलिटिक्स देखें तो उनके लिए पाकिस्तान की दोस्ती हिंदुस्तान से ज़्यादा जरूरी थी, बिकॉज पूरा वेस्टर्न नेशन जो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड था, इराक ईरान उस समय तो ये लोग सब प्रो अमेरिकन थे। भाई बगदाद पैक्ट जो एक यूनिट बनता है अमेरिका को सपोर्ट करने का, वो तो इराक से निकल कर आता है। और यही अमेरिका है जो इराक की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस करता है। वहां और ईरान में राजाओं का शासन कहता है, जो आज प्रो डेमोक्रेसी बन के घूमता है। इसने तो डेमोक्रेटिक नेशंस को दुनिया में बर्बाद किया भाई। पर चलिए उसमें हम लोग नहीं जाते। तो हम लोग का एक ये रहता था कि एक तरीके से इनको हम बहुत दूसरी तरीके से काइंड ऑफ देखा करते थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे 80s और 90s में ये बात निकल कर आई कि जिन लोगों ने बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखी है, उनके अंदर में जिसको हम कहते हैं कि आदमी की, इंसान की अपनी डेवलपमेंट, वो शायद उतनी अच्छी नहीं है जितना उनका इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो ये देखा गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही केवल क्राइटेरिया नहीं हो सकता। और धीरे धीरे बहुत से इकोनॉमिस्ट ने, सोशियोलॉजिस्ट ने, एक्सपर्ट्स ने, और दुनिया के बड़े बड़े संस्थाओं ने, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज ने ये रिसर्च को करके देखा कि जिन देशों ने स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया है, जिनके यहाँ पब्लिक सर्विसेज इनमें ज्यादा उत्कृष्ट रही हैं, पब्लिक एजुकेशन में, पब्लिक हेल्थ में, जिन्होंने एनवायरनमेंट के मुद्दे पे ध्यान दिया है, जिन्होंने बराबरी के मुद्दे पे, जिन्होंने फ्रीडम को बहुत बृहद रूप में डिस्क्राइब किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, फ्रीडम ऑफ कल्चर, इन सब पर ज्यादा ध्यान दिया है, वो देश उन देशों के बनस्पत जिन्होंने केवल आर्थिक विकास किया, उनसे ज्यादा खुशहाल देश पाए गए। तो इसको एक बड़े रूप में मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट का टर्म लिया गया। और ये हुआ कि हम देश की प्रगति को केवल जीडीपी से नहीं ग्रो करेंगे, कि बाकी उसमें भी पैरामीटर्स हम डिसाइड करेंगे। तो नए इंडिसेस आए, इसमें केवल जीडीपी या पर कैपिटा इनकम को छोड़ के और से बहुत चीजें देखी गई। बल्कि इसमें अमेरिका बहुत नाराज हुआ था जी सर, क्योंकि जो स्कैंडिनेविया के देश हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जिन्होंने अपनी पब्लिक स्कीम्स, पब्लिक वेलफेयर पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया था, वो बेहतर देश सामने आने लगे। अमेरिका दुनिया में 30वें 40वें स्थान पर पहुंच गया। कनाडा बहुत ऊपर चलता था, जिस पर ट्रंप आज रोज बुरी नजर लगाते हैं। वो पता चला कि कनाडा में रहने वाले लोग ज्यादा खुशहाल हैं, ज्यादा वहां आजादी है, लोग ज्यादा वहां जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा देश निकल कर आया। तो इसमें ये हुआ था कि इस तरीके से इन नीतियों को हमें हिंदुस्तान में भी ज्यादा अपनाना चाहिए। और कोई भी नीति को अपनाने के लिए नीति के बारे में, नीति की समझ को, नीति की परख को, नीति के लोकल एप्लीकेशन को करने के लिए डॉक्यूमेंट्स जब आते हैं तो पॉलिसी उससे ज्यादा बेहतर बन पाती है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहली सब नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं और उसकी क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में की। क्योंकि हम लोग उन विचारों के साथ बैठते थे, हम लोग को वो काम मिला और इसलिए वो काम चला। तो उसके बाद काफी हद तक ये हुआ कि नहीं, पब्लिक एजुकेशन में पैसा खर्च होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ में ज्यादा पैसा हमको देना चाहिए, फ्रीडम्स के बारे में बात करनी चाहिए। तो ये एक 15-20-25 साल का युग था जो उस तरीके की सोच रखता। सर जैसे आपने बात करी फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, तो आर्टिकल 19 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फाउंडिंग फोरफादर्स ने डाल रखा है। तो अभी आप क्या मानते हैं कि आज के समय में वो इंडिया उस तरह प्रोग्रेस कर रहा है? देखो, पहली चीज तो उसको मैं क्वालिफाई कर देता हूँ। एक होता है एनेबलिंग प्रोविजन, संविधान जो है एनेबल करता, किसी चीज को होने की संभावनाओं को खोल देता, ठीक है। बाकी सरकार है और समाज है जो उन संभावनाओं को जमीन पर उतारती है, ठीक है नहीं भाई। देखो, हमने कह दिया कि हर आदमी को पूरा भोजन मिलना चाहिए, तो अगर भोजन हिंद क्या मिल जाएगा, तो भोजन पूरा करना, ठीक है। जहां जहां गेहूं पैदा होता है, दालें पैदा होती हैं, दलहन पैदा होता है, वहां से उन क्षेत्रों में जहां नहीं पैदा होता है वहां तक ले जाना है सरकार की जिम्मेवारी। फिर हर व्यक्ति को जितना वो अफोर्ड कर सकता है, उसकी धन संपत्ति आय के हिसाब से उसको कम से कम पर्याप्त भोजन मिल जाना। तो आपने राइट टू फूड तो दे दिया, राइट को फूड को एनेबल करने के लिए जिन जिन व्यवस्थाओं की जरूरत होती है, उसमें सरकार, समाज, संस्थाएं, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। तो संविधान हमारा उस मामले में बहुत क्रांतिकारी रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि 47-48 में जब संविधान बनता है, और संविधान की मूल धारणा आज भी आप लोगों से मैं कहूंगा कि कराची रेजोल्यूशन 1931 पढ़ना चाहिए। 90% तो उसकी भावना वहां से निकल कर आती है।
तो वो बहुत ही अपने में क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट था। और मैं एक और चीज बता दूं, इकोनॉमिक ग्रोथ और जिस तरीके की इकोनॉमिक ग्रोथ, जिस तरीके की राइट्स के हिसाब से हमने ग्रो किया है, भारत पूरे दुनिया में एक ही देश है जिसने डेमोक्रेसी के साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, और किसी देश ने पूरी दुनिया में नहीं किया। सब डेमोक्रेटाइज हुए या तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, या जब तक उन्होंने इंडस्ट्रियली अपने आप को प्रॉस्पर नहीं कर लिया, उन्होंने फुल डेमोक्रेसी अडॉप्ट नहीं की। तो उस बीच में इसलिए इन लक्ष्यों को जमीन पर लाने का संघर्ष हमेशा रहा है। अभी थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि देश में कुछ ऐसे हमारे सवाल थे जो हम लोगों ने पूरी तरीके से, जिसको कहते हैं ना अनसेटल्ड सवाल अंग्रेजी में कहा जाता है, जो सवालों का हम लोगों ने पूरी तरीके से इनका जवाब नहीं ढूंढा था 47, 48, 49 के बाद। उसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो फिर अभी हमारे सामने आए हैं। एक देश की परिभाषा, जी, ठीक है, जैसे भारत देश का जब निर्माण होता है तो हम इस बात को मानते हैं कि हम इंसान को इंसान की पहचान लेकर भारत की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके अंदर पैदा होने वाले हर व्यक्ति को हम भारतीयता की पूरी पहचान देंगे, नागरिकता की पूरी पहचान देंगे। तो जैसे वेस्टफेलियन डेमोक्रेसी आने के बाद दुनिया में नागरिकता की परिभाषा होने लगती, उसके पहले जो साम्राज्य थे, राजे महाराजे थे, उनके नागरिकता का कोई समझ नहीं थी, ना नागरिकता का कोई बोध था, ना इंसानों के और राजे रजवाड़ों के बीच में नागरिकता और राज्य का या स्टेट का कोई संबंध होता था, ना कोई पासपोर्ट थे, आप आ जा सकते थे, आप जो चाहे वो कर लेते। राजा महाराजा का जहां तक कर का हिसाब था, आपसे पैसे खींचने हो तो राजा महाराजा ठीक है, या आप में से लोगों को पैसे देके फौज बना दी हो तो ठीक है। जो एक नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट था वो नहीं होता था, वो धीरे धीरे आता है। तो जब नागरिकता की बात बनती है तो नागरिकता की पहचान कैसे, तो अलग अलग देशों ने दुनिया में अलग अलग तरीके से रखा। कहीं धर्म प्रमुख था, कहीं भाषाएं प्रमुख थी, कहीं स्थानीयता प्रमुख थी। भाई फ्रांस ने फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को फ्रेंच नेशनैलिटी थी, जर्मन में जर्मन स्पीकिंग लोग एक साथ इकट्ठा होकर आए, इंग्लैंड में इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन्स एक साथ इकट्ठा होकर आए, कई मिडिल ईस्टर्न नेशंस में इस्लाम एक प्रेडोमिनेंट फीचर बना। लेकिन उसमें भी आप देखिए अलग अलग था। ईरान भी इस्लामिक है जी, जॉर्डन भी इस्लामिक है, सऊदी अरेबिया भी इस्लामिक है, पर ये जरूरी नहीं कि सब एक देश हैं। तो आप कुछ भी मान लीजिए, किसी हर देश में अलग अलग पहचानों में उन्होंने अपनी अपनी नागरिकताओं को डिफाइन किया। जी सर। तो जैसे मैंने कहा, अगर आप देख लीजिए मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया है, इस्लामिक नेशन है, यूएई भी है, जॉर्डन भी है, कतार भी है, पर कतार का जो नेशनल है वो सऊदी अरेबिया का नेशनल थोड़ी है। इसीलिए हिंदुस्तान ने देखा, क्योंकि हमारी जो परंपरा थी राष्ट्रीय आंदोलन की, और राष्ट्रीय आंदोलन की परंपरा खासकर क्योंकि कांग्रेस रूल करने आती है, वो उस परंपरा को लेती है। और परंपरा के पीछे मैं एक छोटी सी कहानी आपको जरूर बताऊं, ये जानना जरूरी है, क्योंकि लोग कभी कभी परिपेश को या संदर्भ को भूल जाते हैं। आपके पास टाइम ना हो तो कुछ ना कुछ सर प्लीज प्लीज। संदर्भ इसलिए जरूरी है कि 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनती है, और एक तरीके से क्लब था, कुछ एलिट 100, 200, 300 लोग थे, वो ये चाहते थे कि भाई भारत सरकार जो बरतानिया सरकार है उससे एंगेज होके हम भारतीयों को का भी जो एक भागीदारी है अपने सरकार को चलाने में वो बढ़ाए, क्योंकि उसके पहले अंग्रेजों के पिट्ठू ही सब कुछ चलाया करते थे। धीरे धीरे क्या हो रहा था, तमाम चार्टर एक्ट बदल रहे थे, और ये था कि नहीं साहब, स्थानीय लोगों की भी भागीदारी बढ़नी चाहिए, क्योंकि किसी भी समय में हिंदुस्तान में 70,000 से ज्यादा अधिकारी और 3-4 लाख से ज्यादा अंग्रेजी फौज कभी हिंदुस्तान में नहीं रही। तो राज भी उन्होंने हम पे जो किया, हमारे लोगों की भागीदारी से किया। तो जब 1885 में ये बनती है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनती है। अब ये है कि भाई आप अगर सरकार के पास जाओगे कोई भी चीज को डिमांड करने के लिए, तो सरकार पूछेगी तुम्हारी लेजिटिमेसी क्या, तुम हो कौन जी। तो जब उसने कहा कि आप इंडियन लिखते हो और आप नेशनल लिखते हो, आप इंडियन कहां से हो, तो आप तो कोई 100-200 पैसे वालों की जमात हो। तो कांग्रेस ने उस समय एक बड़ा इंटेलिजेंट मूव किया, उसने कहा कि हम भारत का ही एक प्रतिबिंब बन जाते हैं। और भारत का प्रतिबिंब क्या है, भारत का प्रतिबिंब उसकी विविधता है। तो कांग्रेस में उसने मद्रास के भी लोग रखे, बंगाली स्पीकिंग भी रखे, हिंदू भी रखे, मुसलमान भी रखे, क्रिश्चियन भी रखे, सिख भी रखे, एंग्लो इंडियन भी रखे, पहाड़ का भी रखा, राजस्थान का भी रखा, अपर कास्ट का भी रखा, उस समय दलित नहीं उसको ऑपरेस क्लासेस कहते थे, उसके लोग भी रखे, मध्य भारत के रखे, कोई ट्राइबल रखे। तो ये हुआ कि जब हाँ भाई चुनाव तो हो नहीं है, डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो हम कोई लेजिटिमेट लोगों की रिप्रेजेंटेशन तो रख नहीं सकते। भाई आप कल को मुझसे कहो कि आप नोएडा को रिप्रेजेंट करते हो, मैं कहूंगा आप कौन हो भाई, विधायक जी बैठे हैं, सांसद बैठा है, क्योंकि वो चुन के आया है। चाहे वो परफेक्ट सिस्टम हो या ना हो, उसमें एक लेजिटिमेसी है, जो लेजिटिमेसी शायद आप में ना हो,
ये भी हो सकता है कि आप लोगों की भावनाओं को ज्यादा उसका प्रतिनिधित्व करते हो, फिर भी चुनी हुई प्रक्रिया की एक लेजिटिमेसी होती है। अब वो लेजिटिमेसी तो कांग्रेस में थी नहीं, तो कांग्रेस ने ये एक तरीका निकाला। और आप देखिए वो जो उस समय हमारी हमारी जो जो सिस्टम्स बने पॉलिटिक्स के, वो आज भी चल रहे हैं। आज भी जो पार्टीज अपने आप को किसी एक धर्म से एसोसिएट करती हैं, वो भी एक आध मुस्लिम अपने बीच में रखेंगे, वो भी एक बार सरदार को अपनी कमेटी में रखेंगे, वो भी जो बिल्कुल अपर कास्ट पार्टियां हैं वो भी एक आध दलित को, एक आध ट्राइबल को अपने साथ रखेंगी। मायावती जी जैसी बिल्कुल दलित डोमिनेटेड पार्टी भी दो चार ब्राह्मणों को, ठाकुरों को अपने बीच में रखेगी, क्योंकि एक प्रथा बनी कि जैसे हमारा देश है और उसकी विविधताएं हैं, सामाजिक, भाषाई, प्रांतीय, धर्म की, तौर तरीकों की, जेंडर की, हमारी पार्टियों में भी उस सब का एक प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी हम नेशनल कैरेक्टर ले सकते हैं। जी। तो वो जब 1947-48 में आता, और उस समय हमने टू नेशन थियरी को काउंटर किया। हमने बार बार ये कहा था कि इसलिए पाकिस्तान नहीं बन सकता है क्योंकि ये देश किसी धर्म का नहीं है, हम धर्म के आधार पर देश ही नहीं बना सकते। इसलिए भारतीय जब डिस्क्रिप्शन आती है तो वो एक तरीके से, तो आज क्या हुआ है कि कुछ उसमें ऐसे शायद लोग थे या कुछ उनके ऐसे सवाल थे तो उस समय पूरी तरह सेटल नहीं हुए थे। अब उन सवालों पर भी जवाब उठने लगे कि क्या ये हिंदुओं के लिए राष्ट्र होना चाहिए, या क्या किसी क्षेत्र के लिए राष्ट्र होना चाहिए, क्या हिंदी हमारी प्रमुख भाषा होनी चाहिए। कई सवाल लोगों के मन में हैं, ये कोई सेटल सवाल नहीं है। कोई इसमें बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट होकर एक चरम सीमा पर चला गया है, कोई उसको डिबेट कर रहा है, कोई उसके खिलाफ खड़ा है। तो जब इनमें से कई सवाल सामने आने लगे तो क्या हुआ कि कुछ ऐसा वर्ग था जो उस समय जिन सवालों ने उनकी ज्यादा विकृत सोच, अब मैं विकृत इसलिए कहूंगा क्योंकि वो मेरी सोच नहीं है, उनको लग सकता है कि उनकी जस्टिफाइड सोच हो, तो पर मैं इसको कोई नेगेटिव रूप में नहीं कह रहा हूं। उनकी जो सोच है, जिन धारणाओं ने, जिन आजादियों ने, जिन फ्रीडम्स ने, जिन राइट्स ने, जिन हकों ने, जिन हुकूकों ने उस डाइवर्सिटी को या उस विविधता को इस देश में सम्मानजनक जगह देकर उसको भारत की पहचान बना ली थी, तो अगर उस पहचान से उन लोगों को दिक्कत थी तो उन एनेबलिंग प्रोविजन से भी उनको दिक्कत होने लगी कि नहीं भाई साहब, बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी है, बहुत ज्यादा फ्रीडम्स हैं, इस कारण से ये देश ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हुआ। तो कभी कभी क्या होता है, इसलिए फिर उस पर चुनौतियां आती है। लेकिन मुझे इस बात में अच्छा लगता है कि समाज कभी भी अगर बहुत दिनों तक स्थिर रहेगा और अपने अंदर में जो त्रुटियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको बार बार सवाल समझ के अपने सामने नहीं खड़ा करेगा और उन सवालों का जवाब देकर एक नए प्रगतिशील समाज की तरफ नहीं जाएगा, तो समाज पे धीरे धीरे ढीला होता चला जाता है और गिरता चला जाता है। मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए मैं इसको धर्म में और आध्यात्मिक चीजों में इसमें नहीं लाऊंगा, लेकिन समाज के रिश्ते, पावर और सत्ता के रिश्ते, धन और धन की बंटवारे की बात, धन की एकीकृतता होने की जगह उसको सबके बीच में सामान्य रूप में की बात, देश में रिसोर्सेज पर सबके कंट्रोल की बात, देश की सरकार सबके प्रति समान भावना से काम करे, इन 3-4 ब्रॉड चीजों में अगर आप देखूंगा तो इन पर इसीलिए वो चैलेंज आया है। लेकिन मजा इन चैलेंजेस का क्या होता है कि इसलिए हर समय में समाज को नई चुनौतियां मिलती है, और अगर समाज एक अच्छे तरीके से उन चुनौतियों के सामने खड़ा होकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करता है तो एक बेहतर देश बनता है। जी, तो कुछ समय तक बड़े से बड़े देश भी गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता। बिल्कुल सर, जैसे अब आपने डेवलपमेंट की बात करी, हम आगे बढ़ते हैं ईस्ट दिल्ली की तरफ। वहाँ पे आप पार्लियामेंटेरियन रहे, तो आपको ईस्ट दिल्ली से देश में जाना चाहिए था, वहां से यहाँ आ गए। हम नीचे आते हैं, चलो ठीक है, ग्रास रूट लेवल पे आते हैं। तो ग्रास रूट सर, देखो मैं एक चीज बताओ, एक तो मैं इस बात को नहीं मानता कि ये ग्रास रूट है। क्या ग्रास रूट नहीं है? क्या ग्रास रूट नहीं है? आप इस बात को कभी मत कहा करिए। कोई कहीं काम करता है, एवरीथिंग इज ग्रास रूट। जी सर, बिल्कुल, हर चीज की जड़ तो है ही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखो ये एक बहुत एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट है। ओके, कि मतलब मैं ग्रास रूट पे काम करता हूँ, हर आदमी ग्रास रूट पे काम करता है। आपके अंदर में कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं फिल्म देख रहा हूँ, बहुत खुश हूँ, ठीक है, उसको आप मान लो कि मैं जमीन पर बैठ के नहीं काम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हर आदमी कुछ ना कुछ तो जमीन ही करता है यार। बिल्कुल। तो सर, जैसे ईस्ट दिल्ली की हम बात कर रहे थे, तो आप वहाँ पे 2 टर्म आपने वहाँ पे बताई, तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट आप लेके आए वहाँ पे, और अभी भी आपको देख के तकलीफ होती है कि नहीं यार और अच्छा हो सकता है? नहीं, देखो एक तो क्या था कि बहुत पिछड़ा इलाका था, जी, ठीक है, वो कुछ ऐसा हो गया था कि यहाँ की शायद जो राजनीति थी वो शायद उतनी विकासोन्मुख नहीं थी। वहाँ ये था कि नहीं अपने लोग होंगे, उनका काम करा देंगे, ये होगा, उससे थोड़ा सा लोग ज्यादा जूझते थे। और एक तरह माना जाए कि जो जमुना पार था ना, वो पूरी तरीके से जिसको हम दिल्ली माने या दिल्ली के अनुभव, दिल्ली की संस्कृति, दिल्ली के लोग माने, उसमें बहुत ज्यादा जुड़ा नहीं था। भाई 47 के पहले तो ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। जी सर। मेरठ की जो कमिश्नरी थी उसका हिस्सा था,
इसको जोड़ा सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि जमुना जी के दोनों तरफ जो है दिल्ली का थोड़ा बहुत अधिकार हो, इसमें जमुना जी की मैनेजमेंट तो वो इसलिए हो जाए, इसलिए था। तो शायद विकास में वो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया था। तो मैं जब सांसद बना उस समय 1998-99 के बाद दिल्ली में एक नया एक समझ लिया अध्याय लिखा जा रहा था विकास का। अच्छी सड़कें, अच्छे ब्रिज, अच्छे स्कूल, अच्छे पानी के संयंत्र, ये सब बनते चले जा रहे। तो हमारी तो केवल ये कोशिश थी कि जो जो दिल्ली में हो रहा वो सबका सब पूर्वी दिल्ली में हो। और बहुत कुछ वैसा काम हुआ। हमारी पूर्वी दिल्ली में चैलेंजेस भी बहुत थे। हमारे अनऑथराइज्ड एरिया बहुत थे, उसमें काम नहीं हो पा रहे थे। हमारे यहाँ कंजेस्टेड एरिया बहुत थे, जो पुरानी अनप्लान्ड कॉलोनीज थी। अब अगर पार्क की जगह नहीं है, सड़क बनने, अब जैसे ये इलाका है आपके सामने का, ये कैमरे में तो नहीं दिखता है, पर जहां हम जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे, अगर यहाँ तक घर आ जाए और जहां वो लोग बैठे वहां तक घर आ जाए, तो फिर इतनी ही तो आप सड़क बना पाओगे। मतलब ये 5 फुट की, अब 5 फुट की सड़क में आपको सुएज भी डालना है, आपको बिजली की लाइन भी डालनी है, आपको पानी की लाइन भी डालनी है, और इतना तगड़ा कर देना कि उसके ऊपर अगर गाड़ियां चलें तो इतना ना दबाएं कि आपकी पानी की पाइपलाइन में लीक आ जाए या सुराग आ जाए, आपकी सुएज लाइन में सुराग आ जाए। आपकी अब क्या होता है कि सुएज लाइन और वाटर पाइपलाइन पूरी दुनिया में साथ साथ चलती। अगर आपने क्या किया है कि समझ लीजिए उसकी कैपेसिटी होती है कि समझ लो वो 5000 किलो का वजन या 3000 किलो का वजन ले सकती, उस पर एनक्रोचमेंट आ जाती है, 8000 किलो का वजन पड़ जाता है, तो उसमें हल्का सा सुराग हो जाएगा। तो दोनों तरफ सुराग होगा, आपको फ्रेश वाटर और सुएज का पानी मिलने लगेगा। अब ये सब चुनौतियां हैं माइक्रो, लेकिन ईस्ट दिल्ली की हर गली में ये चुनौती थी, हर कॉलोनी में ये चुनौती थी। अब दिल्ली वाले देखने लगे कि यार बाकी दिल्ली में तो फ्लाईओवर बन रहे हैं, हमारे यहाँ कहाँ बने, तो तुम्हारे यहाँ बने कहाँ? तो हमें फिर वो जगह निकालनी पड़ी, वो रास्ते ढूंढने पड़े, कुछ जगहों पे इंक्रोचमेंट हटानी पड़ी, कुछ जगहों पर चौड़ीकरण करनी पड़ी। हमारे यहाँ गांव के लोग थे जो कह रहे थे यार हम ही पर सारी गाज गिरेगी क्या, उनको हमें समझाना पड़ा कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए। और ये मैं मानूंगा कि दिल्ली में लोग सामने आए, लोगों ने अपने तरीके से घरों को पीछे किया, अपनी गलियों को बड़ा किया। तो वो एक समय था जब शायद दिल्ली के लोगों में एक चाहत थी कि हम एक बेहतर शहर अपने लिए बनाए, इस कारण से वो काम भी बहुत कुछ हो पाया। तो काफी हम लोगों ने काम किया अभी भी, लेकिन मुझे ये लगता है कि कई जगहों पर जो हम लोग बेसिक सिविक फैसिलिटीज थी, वो पॉपुलेशन प्रेशर के कारण, कुछ फंड्स की दिक्कत थी, कुछ लोगों का सामने आकर उतनी तरीके से हमसे नहीं जुड़ पाते, वो दिक्कतें रही। और अभी भी हम चाह रहे थे कि जो अनऑथराइज कॉलोनीज का इसका वो इस कारण से थी कि सरकार अपनी तरफ से लो कॉस्ट हाउसिंग दे सके, वो सवाल दिल्ली सरकार अभी भी सॉल्व नहीं कर पाई। तो वो कुछ ऐसी चुनौतियां बची हैं जिसमें मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं कर पाए। सर एक पॉलिटिकल सवाल रहेगा यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आज इलेक्शंस होते हैं तो क्या आप जीतेंगे या क्या रहेगा? वो कह नहीं सकते, वो तो चुनाव के समय कह सकते हैं। इलेक्शन एक अजीब चीज होती है यार, इलेक्शन में बहुत सी और चीजें सामने आ जाती। अच्छे कैंडिडेट कभी कभी हार जाते हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट नहीं होते वो जीत जाते हैं, कभी उनकी पार्टियां पॉपुलर होती हैं, कभी उसी समय आपने कुछ ऐसी चीज की है तो वो पॉपुलर हो जाती है। कोई ना कोई बहुत चीजें होती हैं। 5 साल में क्या हुआ कभी उसका बिल्कुल रिफ्लेक्शन नहीं होता चुनाव में। बिल्कुल 10 दिन पहले क्या हो गया, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोग 2008 के कांग्रेस इलेक्शन के लिए जा रहे थे तो उसके 4-5 दिन पहले बंबई में हादसा हो गया। जी। तो मैंने देखा कि बहुत से ऐसे कॉलोनीज थी जहां कांग्रेस को उतना वोट नहीं पड़ा जितना पड़ सकता था। तो कांग्रेस उस समय 43, 44, 42, 43 सीट्स लेके आई। विकास का माहौल ऐसा था कि 50-52 सीटें दिल्ली में आनी चाहिए। ठीक है, अब हो जाता है कभी कभी हमको जैसे लगता है कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतनी सीटें नहीं ले पाती, लेकिन फिर पुलवामा हुआ, बालाकोट पे सरकार ने जाके हमला किया, एयरफोर्स ने बहुत बढ़िया काम वहां किया। और नेचुरली है, अगर फौज का पराक्रम होगा तो क्रेडिट सरकार को जाएगा, वो क्रेडिट गवर्नमेंट को मिला। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो 100% सही। हमारी ये भावना ये कि अगर शायद पुलवामा वाला उसके बाद बालाकोट नहीं होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिलती। तो कभी कभी चुनाव में क्या हो जाता है क्या नहीं हो जाता ये कैसे प्रेडिक्ट कर सकते। जी बिल्कुल। सर मेरा अगला सवाल रहेगा, लैंड डेवलपमेंट एक बहुत हॉट टॉपिक रहता है क्योंकि लैंड डेवलपमेंट। जी सर, तो सर बैलेंस कैसे बनाया जाता है फार्म राइट, सस्टेनेबिलिटी और अर्बनाइजेशन के अंदर, क्योंकि दिल्ली तो वैसे ही लैंड क्रंच है यहाँ पे पॉपुलेशन। तो इसके ये चीजें आप एक ही चीज से कर सकते हैं जी, दैट इज प्रॉपर अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग, ओके। अर्बन प्लानिंग होती नहीं है, और होती है तो शायद जितने उसमें जिस एक अंग्रेजी का शब्द है ना स्टेक होल्डर, जी वो उसमें नहीं होती। देखो क्या होता है ना कि अर्बन प्लानिंग एक तो केवल प्लानर नहीं कर सकते। अर्बन प्लानिंग में जो लोग उसके मूलभूत सुविधाओं के साथ जूझ रहे हैं, जो हाउसिंग देता है, जो सुएज बना रहा है, जो बिजली की व्यवस्था कर रहा है, जिसे सड़कें बनानी हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं,
जो इन सबको उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। अब जैसे आपका चैनल एक ऐसे व्यक्ति के साथ या ऐसे संस्था के साथ इन्वॉल्व है जो लैंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, इनसे भी फीडबैक लेना चाहिए। इनकी अपनी जरूरतें होती है, क्योंकि एक चीज मान लीजिए, आप कितने भी एलिगेंस, कितने भी अच्छे वैल्यूज के साथ आप किसी चीज को प्लान कर लीजिए, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की भी एक पावर होती है। जी सर। अगर नीड फॉर हाउसिंग, ठीक है, आप नहीं फैक्टर इन करेंगे तो घर तो बनेंगे, और अगर लीगल नहीं बनेंगे तो इलीगल बनेंगे। कुछ चीजें हैं जिसकी जरूरत है। अगर समाज में लोग, अब जैसे मैं आप बार बार एक चीज बताता हूं बहुत से लोगों को, हम मध्य प्रदेश में जहां काम करते थे और इसमें हम संघर्ष भी करते थे, रेत का बहुत इलीगल माइनिंग होता है, उत्खनन होता है, ठीक है साहब। तो मेरा ये कि आप रेत उत्खनन पे क्यों सवाल उठा रहे हो? आप कंस्ट्रक्शन फिर क्यों अलाउ कर रहे हो? अगर आपको हाईवे चाहिए तो आपको रेत चाहिए, अगर आपको घर बनाने तो आपको रेत चाहिए, तो रेत तो चाहिए, रेत के लिए तो आपने डिमांड क्रिएट कर दी है। और अगर रेत का उत्खनन में आप रेगुलर उसको लीगल बेसिस पर नहीं करोगे तो इलीगल बनेगी। जी। क्या आदमी बाहर रहेगा, झुग्गी में रहेगा? जी। आप देश में समृद्धि ला रहे हो, आप बात कर रहे हो 4-5-6% ग्रोथ की, मिडिल क्लास आपकी बढ़ती चली जा रही है, समाज बदलता चला जा रहा है, आज कोई जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहता है, तो उन प्रक्रियाओं को तो आप रोक नहीं रहे हो, तो आप कंडीशंस ले कर रहे हो जिसमें ज्यादा कंस्ट्रक्शन चाहिए। तो प्लानिंग होती है जो इन सबको जोड़ के प्लान करेगी, तब आपकी बेटर प्लानिंग होती है। मुझे लगता है प्लानिंग में एक ऐसी चीज है जिसमें हम लोग सतत फेल होते रहे, खासकर अर्बन प्लानिंग। और इसमें लोग साइलोज में काम करते हैं, जी, अलग अलग काम करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स, लैंड डेवलपर्स अलग काम कर रहे हैं, अर्बन प्लानर्स अलग काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज अलग काम कर रही हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कुछ अलग कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अलग सोच से काम कर रही है। ये थोड़ा मेजर प्रॉब्लम। तो स्टेक होल्डर अप्रोच एक अपन चाहिए सरकार। अब जो भी है, जो जो उसमें इन्वॉल्व हो, उनको तो लाना पड़ेगा, क्योंकि देखो उनकी जरूरतों से और उनकी क्षमताओं से तो शहर या कंस्ट्रक्शन होगा। जी, है ना? अगर आपको लो कॉस्ट हाउसिंग चाहिए तो आपको एलीट बंगले भी चाहिए, अगर आपको बंगले चाहिए तो आपको डोमेस्टिक लेबर के लिए हाउसिंग भी चाहिए, तो फिर वही आपको लो कॉस्ट हाउसिंग चाहिए। जी। तो आपने क्या इन चीजों को क्रैक किया है कि इनको कैसे हो सकते हैं एक बेटर तरीके से? अब जैसे आज तक मैंने हिंदुस्तान में एक भी सक्सेसफुल स्कीम लो कॉस्ट हाउसिंग की नहीं देखी है। हाँ, बिल्कुल सर। एंड लो कॉस्ट हाउसिंग आप देखो, कम से कम 40-50% शहर तो लो कॉस्ट हाउसिंग चाहता है। तो अगर आप लो कॉस्ट हाउसिंग का आपके पास सोल्यूशन ही नहीं है, तो आपके पास फिर किस चीज का सोल्यूशन है? राइट, एब्सोल्युटली राइट। भाई हर आदमी को स्टेंट थोड़ी लगाना है, जी सर। तो आदमी तो सामान्य बीमारियों से मरा जा रहा है ना। प्राथमिक स्वास्थ्य आपने अरेंज नहीं किया, मलेरिया के लिए आपके पास दवा नहीं है, टीबी में लोग मरे जा रहे हैं, और आपने बड़े बड़े अस्पताल खोल लिए कार्डियक केयर के। ऐसे थोड़ी हेल्थ केयर होता है। उसी तरीके से ऐसी अर्बन प्लानिंग नहीं होती है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट सेशन में बढ़ते हैं, यूथ पॉलिटिक्स। अभी बताया सर? जी सर, बिल्कुल, अगर आपके समय है तो प्लीज। हाँ हाँ हाँ, कल जी सर, जैसे आजकल जो यूथ है हमारा बहुत डिस्कनेक्टेड फील होता है पॉलिटिक्स से, वो उसको डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, डिस्कनेक्टेड, क्यों? उससे जुड़ते नहीं है, मतलब सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में क्यों जाना है, हम एंटरप्रेन्योर बनते हैं, बिजनेस करते हैं या कुछ जॉब करते हैं। तो मतलब क्या आप यूथ कैसे एक डायरेक्ट रोल प्ले कर सकता है पॉलिसी? पहली चीज तो एक मामले में तो मैं खुश हूं कि उसको लगता है कि मैं क्यों जाऊं। जी, ठीक है, क्योंकि देखो पॉलिटिक्स कोई जॉब नहीं है। जी सर, सेवा और है। ये सेवा भी नहीं है। अच्छा। ये भी मत मानो कि कोई उसमें सब सेवा के लिए जाते, वो एक लाइन है काम करने की। ठीक है, अब कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं जो प्योरली सेवा। एक जमाने में डॉक्टरी मानी जाती, इस समय आदमी लुट जाता है, एक बार अस्पताल चला जाता है, तो कोई ऐसा नहीं कि उसमें सेवा है। ये सब हम लोगों ने ये बहुत सी चीजें कंस्ट्रक्ट कर रखी हैं अपने लिए, और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी हिपोक्रेसी से बाहर नहीं निकलते। आप एक बाजारी दुनिया में रह रहे हैं, एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी, लेकिन हम उसके अंदर नहीं सेवा भावना, ये भावना वो भावना, अगर वो भावना नहीं है तो उसमें ज्यादा अननेसेसरली मत डाला करो। इसलिए मुझे बहुत लोग पसंद भी नहीं करते, मैं थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट बोलता हूँ, और मैं कहता हूँ ये सब बेकार की चीजें मत ज्यादा बात किया। सी, एक चीज है टू बी पॉलिटिकल, एक चीज है राजनीतिक होना, अलग बात है राजनीति में होना अलग बात है। यंगर लोगों में जो मैं मानता हूं कि आप राजनीति से अपनी दूरी मत बनाइए। राजनीति का मतलब केवल पार्टी और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं है। राजनीति है महत्वपूर्ण मुद्दों की राजनीति को समझना, उससे जूझना, उसमें अपना एक व्यू रखना, और उस बहुत सी होती है भाई। इकोनॉमिक्स में पॉलिटिक्स है, इन्वेस्टमेंट में पॉलिटिक्स है, समाज में पॉलिटिक्स है, रिलीजन की पॉलिटिक्स है, कल्चर की पॉलिटिक्स है। उसमें आप सोचिए समझिए,
अपने आप को उसमें एक अवेयर रखिए। इन्वायरमेंट की एक पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स क्या होता है बेसिकली भाई, जब दो मेजर कंपीटिंग इंटरेस्ट्स को किस तरीके से आप आपस में सॉल्व करेंगे, वो पॉलिटिक्स की रेल में ही सॉर्ट आउट होता है। और पॉलिटिक्स कोई बुरी चीज नहीं है। लोग कहते हैं पॉलिटिक्स इज डर्टी, व्हाई इज इट डर्टी? आप अदरवाइज कैसे चीजों को सॉर्ट आउट करें? पॉलिटिशियंस कैन बी डर्टी, sportsmen are also dirty, Yes, sir. actors and actresses are also dirty, religious people can also be dirty। उससे ये मतलब थोड़ी है कि वो लाइन ही डर्टी। तो मेरा ये कि वो एंगेजमेंट रखे। और देखो पॉलिटिक्स में एक चीज बता दे, अगर आप पॉलिटिक्स एज अ प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रिस्की है जी। मैं छोटा सा आपको बताता हूँ, एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 2000 बूथ होते हैं। 2000 बूथ में अगर आप दो पॉलिटिकल पार्टी माने तो दो तो कम से कम ऐसे लोग होंगे, 2 या 3 ऐसे लोग होंगे जो एक्टिव होंगे। 2 पार्टी होंगी तो 10 लोग मान लीजिए, तो 20,000 लोगों में एक सांसद बनता है। और शायद कितना मुश्किल से 4-5 विधायक। तो 5:2 how many thousand did I say? 20,000। 5:20,000 सक्सेस रेशियो भाई। उसके बाद भी आपकी मेहनत, आपको कोई गारंटी नहीं है कि आप जीतोगे। तो इसकी रिस्क बहुत ज्यादा है। इसलिए क्या होता है कि बहुत से लोग इसमें जब आते हैं हताश हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई मापदंड नहीं है सक्सेस का। बिल्कुल। ठीक है, इसमें कोई ये भी नहीं है कि मेरे बॉस ने मेरी वो क्या होता है, आप अप्रेजल क्या करते हो, कोई इंक्रीमेंट या कोई अप्रेजल नहीं है। ठीक है, किसी चीज में भी आपको नापसंद कर दिया। अच्छे लोग भाई जीत जाते। डॉक्टर मनमोहन सिंह को इतना अच्छा माना जाता है, वो एक चुनाव नहीं जीत पाए पूरी जिंदगी। बिल्कुल सर। ठीक, आप ज्यादातर यंगर लोगों को कहोगे, वो कहेंगे नहीं, आई थिंक ही डिजर्व्स टू बी इन पार्लियामेंट। है नहीं है, नहीं जीतते। तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए पॉलिटिक्स में मुझे लगता है कभी अन्यथा यंगर लोग परेशान होते हैं, पर मेरा ये है कि आपको उसमें एंगेजमेंट पॉलिटिकल रखनी चाहिए। जी। और एक और है, आप मेरे को तो हमेशा ये होता है कि आपको रिलीजन में भी इसी तरीके से देखना चाहिए, पॉलिटिक्स में भी इसी तरीके से देखना चाहिए। आपको अपनी चॉइसेस अपने विवेक से करनी चाहिए। आपको गिवन नहीं करना चाहिए कभी। तो सर जैसे मान लो यूथ को स्टार्ट करना पॉलिटिक्स में करियर, तो वो कैसे एंट्री कर सकता है? जैसे आपने बताया कि बहुत कंपटीशन है। देखो पहली चीज तो मेरे को ये कि आपको जो पॉलिटिकल इश्यूज आपको अच्छे लगते उसके बारे में सोचो, समझो। जमीन पर उस पर जब कुछ काम हो रहा है तो पहले नॉन पॉलिटिकल एंगल से उससे जुड़ो, तो उस चीज की आप बारीकियों को समझो। जैसे अब कोई एग्जांपल ले लें, आप समझ लीजिए, आप एनवायरनमेंट समझ लो करियो भाई, क्योंकि आजकल उसमें है भाई एयर पोल्यूशन लेके बहुत लोग परेशान है। उसका पॉलिटिकल एंगल है, क्योंकि गवर्नमेंट ही उसको सॉर्ट आउट कर सकती है। उसमें विरोधाभासी चीजें हैं भाई, उसमें फार्मर्स के भी राइट्स हैं, उसमें गाड़ियों की भी राइट्स हैं, उसमें पेट्रोलियम लॉबी भी है, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें जो उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरफेयर कर रही हैं, उसमें इकोनॉमिक्स भी है। तो अगर आप उसमें घुसेंगे, उसमें काम करेंगे, उसको पढ़ेंगे लिखेंगे, तो उसकी बारीकियों को समझ पाएंगे। और जब आप उसकी बारीकियों को समझ पाएंगे तो उसके अंदर में सत्ता का क्या खेल है, इकोनॉमिक का क्या खेल है, वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, कौन किस लॉबी का है, ये समझोगे। जब ये चीजें समझोगे तो आप उसकी पॉलिटिक्स समझोगे, और फिर अगर आप पॉलिटिक्स में आओगे तो आप उस चीज को बेहतर रूप से हैंडल कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, आप उसको फौरी तरीके से हैंडल करो तो हर टीवी डिबेट में आपको सोल्यूशन मिल जाना चाहिए। जी। मुझे नहीं लगता टीवी डिबेट जो है सवेरे कितने बजे सूरज उदय होना चाहिए इसका भी आंसर निकाल पाती है। सही बात। क्योंकि अगर गधों की तरह आप चिल्लाते रहोगे सिर्फ, तो आप कुछ समझ थोड़ी पाओ। बिल्कुल। तो मेरा ये कि अगर यंगर लोग बारीकियों में जाए, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, यंगर, मैं यूथ नहीं कहूंगा, बट यंगर ईयर्स एक ऐसा समय होता है जब आपका दिमाग जो है बहुत ज्यादा नॉलेज से क्लटर्ड नहीं, कई आपके इलाके हैं जो खुले हुए, उसमें जब आप ताज़ी इंफॉर्मेशन, न्यूट्रल इंफॉर्मेशन बिना किसी लाग लपेट के डालते हो, तो आपके मस्तिष्क में क्षमताएं होती हैं उसको समझना और अपनी तरीके से किसी चीज को समझकर आगे बढ़ना। तो एक तो क्या करते हो, आप सूचनाओं से अपने आप को सशक्त करते हो, एक किसी चीज की बेहतर समझ आपके अंदर में आती है, सवाल पूछने की क्षमता बनती है, और नई चीजों को जानने की आपके अंदर में कैपेसिटी आती है। जी। सो आप इलेक्टरली सक्सेसफुल हो कि नहीं हो, आप एक अच्छे पॉलिटिशियन जरूर बनो। जी सर जैसे सत्ता की बात आ रही तो हम कांग्रेस की बात करते हैं, बट कैन कांग्रेस डू डिफरेंटली टू मेक अ कमबैक एज अ नेशनल फोर्स? आदि पहली चीज तो वी हैव टू स्टार्ट एक्टिंग पॉलिटिकली। हमें पॉलिटिकल एक्शन बढ़ाना है। पॉलिटिकल एक्शन होता है लोगों के विषयों में उनके साथ जुड़ना, उनकी आकांक्षाओं से उनके साथ जुड़ना, वो क्या करना चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं, उसके साथ जो वो बोले हम क्या उस चीज को समझ पाते हैं। अगर हमें लगता है
कि जो यंगर लोग हैं या ओल्डर लोग हैं या और लोग हैं गलत सोच रहे हैं या उनके विचारों में वो बातें आ रही जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, उनसे संवाद करके उसको समझाना। एंगेजमेंट और पॉलिटिकली एक्टिव होने के अलावा और कोई तरीका नहीं। भाई मैं जब छोटा था तो आप किसी को बुरा लगे नहीं ना लगे, जो संघ के लोग थे उन्हें हम लोग जोकर मानते थे। क्या यार ये तो सॉरी फॉर यूजिंग, इस तरह के शब्द हम लोग इस्तेमाल करते थे भी नहीं कि इनके पास 1%, 3%, 5% वोट आता, तो उन्होंने मेहनत की। उनकी विचारधारा मुझे अच्छी लगे ना लगे, उन्होंने लोगों के बीच में अपनी बात रखी। उन्होंने सच हो या झूठ का इस्तेमाल हो, अपने अपने उसमें उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, उसने लोगों को प्रभावित किया। तो आज उनका समर्थित जो राजनीतिक दल है विच इज बीजेपी, आज काफी हद तक सीटें ले पा रही जी। जब भी कांग्रेस सामने आती तो लोग हमारी उपलब्धियों को, हमारी कमजोरियां समझ के हमारे सामने सवाल खड़ा करते। इसका मतलब है उन्होंने अपनी बातचीत से हमारी स्ट्रेंथ्स को वीकनेस बना दिया और अपनी वीकनेसेस को या कमजोरियों को अपनी ताकत बना दिया। मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात कर जी, आप उसको बदल सकते हैं। अगर उन्होंने 30-40 साल में इस देश का डिफॉल्ट बदला, आप भी 15-20 साल में बदल सकते हो। और अब तो क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तेज है, रीच आउट ज्यादा होगा, आप कर सकते हो। फिर भी सक्सेस नहीं मिले तो जरूरी थोड़ी कि हर चीज में सक्सेस मिले जी। कि कितने सीईओ हैं आपकी संस्था में? एक। कितने काम करते हैं? 50। सब बनना चाहेंगे ना सीईओ। ठीक है, उनको बुरा लग रहा होगा सीईओ साहब सामने बैठे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं है तो हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि बाकी लोग मेहनत करना बंद कर दे। इसमें नहीं तो कहीं और सीईओ बनेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जी सर। तो मैंने कहा वो अगर आप मेहनत रखोगे तो कभी ना कभी आएगा सक्सेस। हमारी थोड़ी सी कांग्रेस में प्रॉब्लम हो गई कि शायद तो बहुत दिन सत्ता में रहने के कारण थोड़ा सा पब्लिक एंगेजमेंट जिस तरह होनी चाहिए ना, हमने कम की है। और जब लोगों की विचार बदल रहे थे तो हम वहां थे नहीं उनके बीच में समझने के लिए कि ये बदलता जा रहा है। वे तो उसी समय जैसे होता है ना प्रिवेंटिव जी, कि भाई आपके पास इंडिकेशन आने लगे कि बॉडी ठीक नहीं है, तो उस समय अगर आप प्रिवेंटिव कर लेते तो हेल्थ बनी रहती। आप बीमार ग्रस्त हैं तो ठीक करना पड़ेगा ना अपने आप। सर आपने कभी सोचा कि कांग्रेस छोड़ दें, क्योंकि बहुत टाइम हो गया? कभी नहीं, पूरे प्योर कांग्रेस है सर। लाइक अभी हम थोड़ा कुछ समय पहले देखते हैं, जैसे आपने बोला कि सत्ता में बहुत रही कांग्रेस, तो कुछ ऐसे कोई पॉलिटिकल मिसस्टेप्स हुए कांग्रेस से? नहीं होते हैं, देखो मिसस्टेप तो सबसे होंगे, मिसस्टेप तो उसी से होंगे जो करता है का। जैसे मैं आपको बताऊं, हमेशा एक हमारे समाज में एक बहुत अजीब सी धारणा रहती है कि जो नहीं बना वो बनता तो ज्यादा अच्छा होता। अरे वो बनता तब गलती करता ना जी बिल्कुल। तो आप नेहरू जी 17 साल पीएम रहे, कुछ अच्छा किया कुछ नहीं अच्छा किया। पटेल साहब नहीं बन पाए पीएम, या कोई और नहीं बन पाया पीएम, तो बहुत अच्छे रहे होंगे, कैसे मान। हिस्ट्री में ये जो वॉट अबाउट होते ना, ये नहीं होता वो होता, उसको हम बेवकूफ मानते कि आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये नहीं हुआ होता तो क्या होता। एक बेवकूफ हिस्टोरियन ही इस तरीके के कमेंट्स करता, कोई और नहीं करता है। या वो करते हैं जिनको भविष्य आपको दिखा के आपसे पैसे ऐंठने कि आप ये कर लीजिए फलाना कर लीजिए, किसी को नहीं पता। लेकिन ये है, देखो आप सत्ता में रहेंगे, आपसे गलतियां होंगी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपको कुछ ऐसी चीजें लगती, आपने अपने विवेक से अपनी समझ से अच्छी चीजें की, कभी कभी वो जनता में उसका जो प्रतिक्रिया है वो सब अनुकूल या अच्छी नहीं होती है। ओके भाई, आप अपने बच्चों को बचपन से तोरी और कद्दू खिलाने लगो तो होटल में जाके खाना शुरू कर देगा, कितना भी वो उसके लिए अच्छा हो। हर अच्छी चीज पॉपुलर नहीं होती है, पर आपको अगर आपको घर मेंटेन करना चाहते हैं कि हर आदमी टेबल पर आकर खाना खाए, ज्यादातर बच्चे घर पे रहें, तो उनके अनुकूल भी आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। जैसे पॉपुलर किसी बच्चे को 12 की उम्र में करेला नहीं पसंद आता, 25-30 के बाद वो करेला छोड़ता नहीं अगर उसको टेबल पे सर्व हो। तो किस समय पर क्या देना है, किस समय पर कौन सी चीजें करनी है, कैसा इंटरेक्ट करना है, अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आपकी डाइनिंग टेबल पे आपके बच्चे नहीं बैठेंगे जी। तो जैसे आपने पॉपुलैरिटी की बात करी, हम राहुल गांधी के बारे में आपसे कुछ टिप्पणी लेना चाहेंगे। लाइक वाज राहुल गांधी मिसअंडरस्टूड बाय द नेशन और ही इज जेन्युइनली फीलिंग एज अ लीडर? नहीं, देखो ऐसा नहीं है यू आर मिसअंडरस्टूड और समथिंग। कभी कभी क्या होता है कि क्या हमने अपने आप को उस तरीके से प्रोजेक्ट किया जिस तरीके से हमें आज के पॉलिटिकल कल्चर में करना चाहिए, ये भी होता है। क्षमताएं होती है, अगर आप जेनेटिकली देखें तो शायद क्या है 0.04 या 0.05% डिफरेंस है बिटवीन एनी टू इंडिविजुअल्स जी सर। तो जब इतना कम डिफरेंस है तो सब में क्षमताएं होती है। दूसरा कोई भी आदमी कभी भी राइज कर सकता है। पता नहीं आप लोग एक चीज से बहुत इंस्पायर होता हूँ, कभी ये देखा होगा आप लोगों ने यूट्यूब पे ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट यस सर, या अमेरिका's गॉट टैलेंट, आप लोगों ने देखा? 70-year-old पीपल कम एंड सिंग। 30 साल के लोग 40 साल के लोग आके ऐसा गाते हैं, आप कहते हो ये कहाँ था यार इतने साल। तो आपको वो मौका ढूंढना चाहिए, आपको वो मंच मिलना चाहिए।
भाई हो सकता है कई लोगों ने बताया कि मैं इतने ड्रामा कॉम्पिटिशन्स में या सिंगिंग कॉम्पिटिशन में क्या किसी ने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, इस पटल पे आपको मौका मिल गया। तो सेम थिंग अप्लाइज इन पॉलिटिक्स। फिर कभी एक टाइम भी होता है एक विचारधारा का या एक सोच का या एक समझ का। जैसे मैंने कहा यही बीजेपी आज से 40 साल पहले जो बातें कहती थी उसको कोई नहीं सीरियसली मानता था, आज उन्हीं बातों को हम मानने लगते। समय भी आता है, समय से कुछ प्राथमिकताएं लोगों में आती हैं, कुछ बदल जाती है। जरूरी यह है कि उस समय को देखकर आप अपने आप को पढ़ के प्लान करके अपनी स्ट्राइक्स करो। यह हो सकता है कि बहुत सी चीजें जो राहुल जी आज से 20 साल 15 साल पहले कहते थे, पीपल स्केप्टिक थे कि नहीं भी बहुत सुन लिया इन लोगों को, बहुत देख लिया इन लोगों को, अब नया कुछ करना चाहिए। ठीक है, अब हो सकता है उस नए से लोग थोड़ा उबे हों, लगाओ कि नहीं यार ये जो बात कह रहा था ठीक है। तो जो कई लोग कहते हैं कि उसके पब्लिक परसेप्शन में चेंज आया है, तो मे बी राहुल जी वही थे। समय आज उनकी बातों के लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल है, या शायद हमने उस मीडियम को आज बेहतर इस्तेमाल किया है, या ज्यादा अच्छे तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। जो मेकअप होता है किसी पर्सनालिटी का, मेकअप का मतलब कोई लिपस्टिक पाउडर नहीं, एक मेकअप जो होता है, प्रेजेंटेशन जो होता है। जैसे अब जैसे आप लोगों ने 2-3 बहुत अच्छे पोस्टर मनुभूमि के लगा रखे हैं, मुझे हो सकता ना पसंद आए, जिस कारण से मैं ना यहाँ जमीन खरीदूं। किसी को बहुत पसंद आ जाए तो ज्यादा लोगों को पसंद आएगी, लेकिन वही पिक्चर बदल जाती है। जैसे मैंने कहा कि एक जमाने में सादगी में अगर कोई नेता चलता था तो उसकी पॉपुलैरिटी थी। आज सुना उत्तर प्रदेश में अगर आपके पास 1-1.5 करोड़ की गाड़ी ना हो तो आपको नेता नहीं कोई मानता। हमारे समय में नेता के साथ गनर चले तो बहुत बुरा माना जाता था, भाई पुलिस वाले को लेकर क्यों आए हो। कई जगहों पे कई कार्यक्रमों में तो अगर एमपी एमएलए किसी गनमैन के साथ आ गया तो उसे घुसने नहीं देते। आज उसके बिना यार, तो आज बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि एमपी हो, कह रहे भाई साहब आप आते हो तो सायरन जरूर बजाया करो, हमें लगता है कि कोई बड़ा आया। तो स्टाइल बदल गया है जी सर, जैसे आपने विचारधारा की बात करी तो नेहरूवियन फिलोसफी पे आते हैं, आप एक खुद नेहरूवियन रहे। तो सर आज के ज़माने में नेहरूवियन विजन जो है कैन सर्वाइव इन टुडेज इंडियाज हाइपर नेशनलिस्ट एरा? नहीं, व्हाई नॉट। एक तो पहली चीज ये समझना कि नेहरू वाज नॉट अ नेशनलिस्ट। जी, व्हाई? भाई देखो, व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म इज एक प्रोनाउंस्ड वे में एक नेशनल इंटरेस्ट को रखना। ठीक है, कभी कभी उसको कैसे आप कैसे बोलते हो, कहते हो, वो हाइपर नेशनलिज्म है। उसका कोई जमीन से फर्क नहीं पड़ता। मैं रोज चिल्लाता रहूं कि चीन को खत्म कर दूंगा, खत्म हो जाएगा चीन। वो तो आप फ्रंटियर पे क्या कर रहे हो, चीन के साथ ट्रेड में क्या कर रहे हो, उससे उन चीजों का फर्क पड़ता है। हर समय का एक अपना कल्चर था भाई। आप याद रखिए, ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर दुनिया थी। वॉर वॉज नॉट अ प्रायोरिटी। दुनिया जिस तरीके से 38, 39 और 44, 45 के बीच में वॉर हुई थी, जो बताते हैं कोई ऐसा परिवार यूरोप में नहीं था जिसका एक न एक आदमी मरा नहीं था। एक तरीके से कोविड की तरह था। कोविड में क्यों आप लोग सब घर में बैठे थे? क्योंकि कोविड वो पर्टिकुलर कल्चर था। क्या हम बोलते कि उस समय सब लोग अलग तरीके थे? नहीं भाई, वो समय कैसा था। पोस्ट वर्ल्ड वॉर का दुनिया भर में वर्ल्ड वाज लुकिंग फॉर पीस। जिस तरीके की डिवास्टेशन उसने देखी थी, आपने हमने नहीं देखी है। हमारे लिए वो केवल एक हिंदी फिल्म की पिक्चर या अंग्रेज की पिक्चर है या किताबों के सेंटेंस हैं। हमने वो डिवास्टेशन, हमने वो खतरा नहीं देखा है। क्यों जापान आज भी एंटी न्यूक्लियर है? क्योंकि उसने देखा किस तरीके से लाखों लोग खत्म हो गए और आज तक उन जगहों पे नहीं जा पाते हैं जहां न्यूक्लियर वेस्ट है भाई। तो उस एक्सपीरियंस में हाइपर नेशनलिज्म एक अलग तरीके की होती है। आप कभी टाइम दीजिएगा, उसमें जा नहीं सकते, अपने में बहुत ही जटिल विषय है। इंडो चाइना रिलेशंस की अगर मैं बात करूंगा तो एक्चुअली इट वाज नेहरूज अग्रेसिव पॉलिसीज। चाइना बाय द टाइम 59, 60, 61 में एक्चुअली समझ रहा था कि इंडिया टेक ओवर करने वाला तिब्बत। एंड चाइना, हमको लगता है वो अग्रेसर था, वो उसको ये लग रहा था कि इंडिया अग्रेसर है। नेहरू की जो फॉरवर्ड पॉलिसी 1960 में छपी है, अगर मैं वो 8 पॉइंट्स या 7 पॉइंट्स आपको पढ़ दूं तो आप कहेंगे कि अगर चाइना में ये पॉलिसी बनती और हिंदुस्तान में पढ़ाई जाती तो हम लोग हर कहते कि चीन पर हमला कर दो। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई पीसनिक था। ये हाँ, क्योंकि उस समय का एक प्रिडोमिनेंट था कि वर्ल्ड में पीस का इस्टेब्लिशमेंट होना है। भाई कोरिया में वॉर होती है, हिंदुस्तान का तो कोई लेना देना नहीं था। वाई वॉज इंडिया द मेन आर्बिट्रेटर इन कोरिया? कोरिया वॉर को सेटल करने में इंडिया का रोल रहा। घाना में वहां लड़ाई होती है, इंडिया गोज एंड प्लेज अ रोल। इंडो चाइना में जब लड़ाई होती है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया इंडिपेंडेंट होते हैं, हमारा तो कोई लेना देना नहीं था। वी वर कॉल्ड देयर। कृष्णा मेनन वाज आस्क्ड टू इंटरवीन। एक फेमस स्टेटमेंट है फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर का। 8 लोगों की कॉन्फ्रेंस होती है, इंडिया भी वहां गई क्योंकि बुलाया गया हमको। वी वर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, बट दे सेड कि 9 कंट्रीज सॉर्टेड दिस इशू, 8 ऑन द टेबल एंड द 9th वाज इंडिया।
सुएज कनाल में क्राइसिस होता है, उसमें इजराइल हमला बोल देता है इजिप्ट पे, फ्रांस और ब्रिटेन की फोर्सेस जाकर इजिप्ट पर हमला करती हैं, इजिप्ट कॉल्स इंडिया, इंडिया आर्बिट्रेट्स, वी ब्रिंग अ सेटलमेंट टू सुएज कनाल। आज भी वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में जो बॉर्डर बनता है, दैट इज डन बाय एन इंडियन। आज भी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो लाइन बनती है 38 पैरेलल, वी गो एंड सेटल दैट। उनका जो वॉर क्या था, प्रिजनर्स का जो होता है, इंडिया सेटल दैट। तो रोल था, बिकॉज इंडिया वाज कंसिडर्ड समबडी हु जेन्युइनली बिलीव्ड इन पीस एंड डिड नॉट हैव नॉन पीसफुल एम्बिशंस। एक अलग दुनिया थी। 80s 90s में दुनिया बदलती है। आयरन कर्टन के गिरने के बाद, रशिया के कोलैप्स के बाद, कोल्ड वॉर के बाद अलग अलग तरीके से देश अपने आप को देखते हैं। आज हम उस तरीके से कोई ब्लॉक आज हमारे साथ नहीं आ सकता। आज देश एक दूसरे को मिलिटरली कम, इकोनॉमिकली ज्यादा बड़ा चैलेंज मानते हैं। आज चाइना इसलिए नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसकी आर्मी बहुत बड़ी है, इसलिए जाना चाहता है कि उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है। रशिया आज इसलिए पीछे हो जाता है क्योंकि रशिया की फौज आज भी दुनिया में सबसे बड़ी है, यस, बट इकोनॉमिकली वो चाइना के आसपास नहीं है। तो वो सब बदला है ना, इसलिए वो कहानी बदली है। और उस समय के लीडर्स आप याद करिए, ये 30 35 40 साल के संघर्ष करके आए थे। जिस पार्टी ने या जिन लोगों ने, आप कुछ भी कह लीजिए, किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंस आई हो, लोगों के अपने व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, पर जिस ब्रिटिश एम्पायर पे कहा जाता था कि कभी सूर्य अस्त नहीं हो रहा, उसका अस्त तो हिंदुस्तान की आजादी से हुआ ना। बिल्कुल 10-10 12-12 साल ये लोग जेल रहे, और उसके बाद इन्होंने, तो ऐसा नहीं है कि उनमें दम नहीं था, बट दे लुक्ड एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। हम लोग पार्टनर्स ढूंढ रहे थे। आज जो दुनिया की रियलिटी है, 1954-55 में जो कॉन्स्टेंटली नेहरू जी कह रहे थे कि द 21st सेंचुरी शुड बी एन एशियन सेंचुरी, वो 1954-56 में कह रहे थे। और अगर आप एशियन सेंचुरी की बात करेंगे तो एशियन सेंचुरी में इंडिया चाइना फ्रेंडशिप तो होनी पड़ेगी। नहीं होती है, उनके अलग एम्बिशन से, वो अलग बात है। बट जब आप ड्रीम करते हैं या जब आप कोई चीज प्लान करते हैं, तो आप प्लान लोगों को जोड़ के, इंडिया की उस समय क्षमता क्या थी? कुछ भी नहीं थी। हम लोग 1.7% थे वर्ल्ड जीडीपी के। हमारे पास क्या था? आप अगर 1948, 50, 56, 58, 60s तक आप इंटरनेशनल राइटिंग्स देखिए तो इंडिया वाज अ बास्केट केस। ये कहा जाता था कि हिंदुस्तान 10 साल नहीं सर्वाइव करेगा, कोई कहता था 15 साल नहीं सर्वाइव करेगा। इंडिया में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि उनको लगता ही नहीं था आप सर्वाइव करोगे। और एक और चीज हुई थी भाई, ये माना जाता था जो इनको सबसे बड़ा खतरा है था, क्योंकि जब ये नेटो कंट्रीज बनते हैं 1946-47 में, स्टालिन का और रूजवेल्ट के जाने के बाद, क्योंकि स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल में अच्छी दोस्ती थी, अमेरिका ट्रूमन के बाद अनाउंस करने लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ईविल अब कम्युनिज्म ही। और उनको ये लगता है कि भाई नेहरू जो हैं ये समाजवादी विचारधारा के, नेहरू इज नॉट अ कम्युनिज्म, समाजवादी विचारधारा कहते हैं जो कम्युनिज्म के बराबर होगा। समाजवादी विचारधारा और वामपंथी विचारधारा में बहुत अंतर है। बहुत से लोगों को ये अंतर नहीं पता है, इसलिए वो दोनों को एक जैसा मानते हैं। तो उनको ये लगता था कि भाई इंडिया नेक्स्ट कम्युनिस्ट नेशन बन जाएगा। वो चाहते थे कि आप यहां से हटकर हमारे बीच में हो। हम कहते थे कि ना हम कम्युनिस्ट हैं, ना हम समाजवादी हैं, हम अपने हिसाब से अपनी इकोनॉमी चलाएंगे, आप तुम्हारे कहने से क्यों चलाएंगे भाई? बिल्कुल। पाकिस्तान उनका दोस्त बना, बिकॉज पाकिस्तान में इंटेंशन इन 1948-49 में पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर गोज टू यूनाइटेड स्टेट्स और कहता साहब हमारे बोट्स, हमारी सेना आपकी सेवा के लिए अवेलेबल है। आप ऐसा चाहते थे? अमेरिका वांटेड कि हमारे दास हमारे साथ आके खड़े। तो अगर हम वो कर देते, जैसे आज बहुत लोग कहते हैं कि अमेरिका के पिट्ठू हम क्यों नहीं बने, हम क्यों बने अमेरिका के पिट्ठू भाई? वही अमेरिका ने 48-49 में, आप बहुत लोगों को पता होगा, 48-49 में ये हाल था कि स्टालिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो हिंदुस्तान के एम्बेसडर से मिलने को राजी नहीं थे। स्टालिन हेटेड इंडिया। स्टालिन के स्टेटमेंट्स हैं कि नेहरू इज अ स्टूज ऑफ कैपिटलिज्म, ये अमेरिका का बगल बच्चा है, ये अमेरिका का दूत है। उसके बावजूद भी बनते यूनाइटेड स्टेट्स, दे डिड नॉट हेल्प अस, बिकॉज उन्होंने ये कहा कि पहले आप न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में हमारे साथ आइए, आप हमारे चेले बनिए, हम जो कहें वो करिए। हमने कहा नहीं, हमने आज़ादी इसलिए नहीं ली है क्योंकि सिर्फ हम गोरों की जगह वहाँ भूरे लोग आके राज करेंगे। हमने इसलिए आज़ादी ली है कि अपने कानून, अपने रूल्स में हम अपने तरह से सोचेंगे। अच्छा सोचे गलत सोचे अलग बात है। देखिए, फ्रीडम का जो सबसे बड़ा अधिकार दुनिया में होता है, दैट इज द राइट टू डू रॉन्ग। आई ऑल्सो हैव द राइट टू डू रॉन्ग। हम जैसे अपने बच्चों को कहते हैं तुम्हारे में आजादी है, हम अपने बच्चों को वी नेवर गिव देम द राइट टू डू रॉन्ग। देखो मैंने कहा था, क्या मतलब तुमने कहा था, उसको सीखने दो ना।
भाई जब तक वो तुम्हारे हिसाब से कर रहा है, सही कर रहा है, तुम खुश हो। तो हमारा ये था कि अगर हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, तुम थोड़ी कर रहे हो हमारे लिए। तो मेरा ये था कि इसलिए हाइपर, अगर नेहरू आज होते या उस जैसे लोग होते, वो इस कॉन्टेक्स्ट के नेता होते। देखो ये कभी कह देना कि उनने कि आज से 1000 साल पहले की नीतियां क्या आज एप्लीकेबल थी, प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं, नीतियां होती हैं जिसमें स्ट्रैटेजी होती है। बिल्कुल। ठीक है भाई, तीर कमान से लड़ने वाले एक तरीके से लड़ाई लड़ते थे, बंदूक से लड़ने वाले दूसरी तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। जी। और अब रॉकेट्स आ गए, अब आप तीसरी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। छत्रपति शिवाजी तो एक मेरे ग्रेट फेवरेट हैं, जिन्होंने एक तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर दुनिया को सिखाई। आज वो गुरिल्ला वॉरफेयर का शायद कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अगर उस समय मुगल्स में और छत्रपति शिवाजी में लड़ाई हो रही होती, आज के जमाने में एक दूसरे पे मिसाइल्स फेंक रहे होते, तीर कमान या चाकू छुरे से थोड़ी एक दूसरे को मार। तो क्या उनकी स्ट्रैटेजी गलत थी? वो उस समय का एक बहादुरी थी, उस समय का एक कमाल का एक वो जनरल था छत्रपति महाराज। पर अब आप कहते कि साहब देखो आज के समय में इजी कॉन्टेक्चुअल, ये कोई सवाल है पूछने? सो अलग अलग है। उस समय भगवान राम के समय मिसाइल होते तो शायद हम मिसाइल छोड़ देते लंका पे, जी। असली में लंका जल जाती। तो कॉन्टेक्स्ट बदलता है, समय बदलता है, वैल्यूज सेम होनी चाहिए, वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी, वैल्यूज ऑफ ट्रूथ, सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरे देशों की इज्जत करना, उनके लोगों की इज्जत करना, इस बात को मानना कि जब तक दुनिया में शांति नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं होगा, ट्रेड नहीं होगी। क्या दुनिया इंटीग्रेटेड है भाई? कोविड जैसी चीजों ने आपको दिखाया है कि इंटीग्रेटेड है। क्लाइमेट चेंज ने आपको दिखाया कि अगर आप वर्ल्ड सिटीजन तरह की तरह काम नहीं करोगे तो हम और तुम तो निकल लेंगे, हमारे पोते पर पोते नहीं जी पाएंगे इस दुनिया कि ऑलरेडी जहां 2 डिग्रीज में हम लोग ऑलमोस्ट 1.7 1.8 डिग्री बढ़ गया है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिक्रीज, हम 2.5-3 डिग्री की तरफ जा रहे हैं। 2.5-3 डिग्री में तो कैटास्ट्रोफिक चेंजेस आएंगे एनवायरनमेंट, फिर लड़ लेना अपने बॉर्डर्स बनाकर, जब बॉर्डर ही नहीं बचेगा तो अजब से कि अलग अलग सोचे, अलग अलग समझ है। और अगर हमारी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, हम उसमें बहुत फंस गए कि उसने गलत किया होगा, व्हाट अबाउट यू? सो आई थिंक आई हैव बेसिकली हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑल लीडर्स, बट आई जज लीडर्स इन देयर टाइम। उस समय में आप उनको जज करो। वेरी गुड सर, बहुत बेखौफ तरीके से आपने इसका आंसर दिया। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन इंडिया प्रिजर्व सेकुलरिज्म नॉट जस्ट इन लॉ बट इन प्रैक्टिस? देखो सेक्युलरिज्म, पहली चीज, सेक्युलरिज्म इज नॉट ओनली हिंदू मुस्लिम, ठीक है? सेक्युलरिज्म इज होता है किसी भी डाइवर्सिटी, किसी भी विविधता को सम्मान से स्वीकार करके उसको अपनी जगह दे। और मैं आपको एक और बता दूं, इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, खासकर यंगर लोगों को पता आना चाहिए। देखिए सेक्युलरिज्म में एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी का सवाल आता है, लेकिन दुनिया में यह कहा जाता है कि संविधान मेजॉरिटी अधिकारों के लिए नहीं बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी। वो इसलिए हर इंसान किसी न किसी स्थिति में माइनॉरिटी है। मैं जब मद्रास जाऊंगा तो मैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है? अगर मैं कश्मीर जाऊंगा तो मैं धार्मिक माइनॉरिटी, अगर मैं एक एलजीबीटी कम्युनिटी के डेमोन्स्ट्रेशन में जाऊंगा तो मैं माइनॉरिटी हूं। एलजीबीटी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति इस कमरे में आएगा तो वो यहां सेक्सुअल माइनॉरिटी है। एक लड़की पूरी पढ़ लिख कर भी अपने घर में भले 10 लड़कियां हो, 2 औरतें हों, जो 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 पुरुष सत्ता है उसके अंदर में माइनॉरिटी रहेगी, बिकॉज सत्ता के माइनॉरिटी इज नॉट नंबर्स, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड सत्ता। तो कितनी भी बहादुर लड़की हो, वो अपने घर में जाकर माइनॉरिटी ही बन जाती है, दबी कुचली ही रहती है, कितने में एनेबलिंग लॉज हो। वही आदमी, जो आदमी अपने आप को बहुत वो समझ सकता है अपनी बहनों के और अपनी बीबी के सामने, अगर किसी विमेन कॉन्शियस या जेंडर कॉन्शियस ग्रुप में चला जाएगा तो वहां माइनॉरिटी बन जाएगा। तो आप ये याद रखिए, कब आप किस स्थिति में माइनॉरिटी बन जाएंगे आपको नहीं पता है, ठीक है? और समाज, खासकर समाज के अंदर जो सत्ता को मेजॉरिटी से लिंक करते हैं, उस मामले में शोषण करने वाले लोग हर स्थिति में शोषण करेंगे। उसको धर्म मिल जाएगा तो धर्म की मेजॉरिटी की बात करेंगे, सेक्सुअल मेजॉरिटी मिल जाएगी तो उसमें लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे, जेंडर पावर की मेजॉरिटी मिलेगी तो उसमें करेंगे, इकोनॉमिक पावर मिलेगी तो उसमें लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे। हर तरीके से वो मेजॉरिटी को अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। इसलिए आपको हमेशा माइनॉरिटी के अधिकार के साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि जब माइनॉरिटी के अधिकार सुरक्षित होते हैं तो मेजॉरिटी की बैलेंस सुरक्षित होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली राइट। सर एक ऑडियंस से कोई सवाल पूछना चाहें सर से? Good afternoon, sir.
सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपके अनुसार आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? आ, मेरे ख्याल से दो हैं। एक इकोनॉमिक गैर बराबरी, क्योंकि देखो हम लोग कई सालों बाद, और क्योंकि दुनिया भी बदली है, हम लोग ग्रोथ की एक अच्छी स्टेज पर हैं। ओके, लेकिन अभी क्या हो रहा है, आप सेक्टरली देख लो, आप इंडिविजुअल्स के हिसाब से देख लो, आप लोग क्षेत्रों के हिसाब से देख लो, हमारी ग्रोथ जो है अनइवन बहुत ज्यादा हो गई है। इंडस्ट्री में भी कुछ सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर में ऑलमोस्ट स्टैग्नेशन है, सर्विसेज में कुछ सेक्टर्स बढ़ रहे हैं। और किसी भी समृद्ध देश में अगर गैर बराबरी एक हद से ज्यादा चली जाएगी तो उसके लॉ एंड ऑर्डर कॉनोटेशंस होंगे, उसके गवर्नेंस के कॉनोटेशंस होंगे, उसके पॉलिटिकल कॉनोटेशंस होंगे, वो बहुत सीरियस और सीवियर कॉनोटेशंस होंगे। क्योंकि देखिए लोग गरीबी को अन्याय नहीं मानते हैं, गैर बराबरी को अन्याय मानते हैं। और समाज में हिंसा और समाज में उथल पुथल अन्याय को देखकर होता है। गरीबी होती है, लाचारी होती है, उसमें लोग, कभी भी आपने देखा होगा लाचार व्यक्ति हथियार नहीं उठाएगा, लेकिन अगर आप व्यक्ति को लाचार कर दोगे तो हथियार उठाएगा, जो अन्याय से या इनजस्टिस से जुड़ा होता है। दूसरा ये है कि हमारा बहुत डाइवर्स देश है, हमारी डाइवर्सिटीज बहुत फील्ड्स में आती है, और उसमें जो कुछ एक मतता की जो बात हो रही, देखो एकता जरूरी है, एक मतता जरूरी नहीं है, दैट इज यूनिफॉर्मिटी, कि आप एक भाषा बोलें, चलो धर्म का तो अभी चल रहा है, या एक तरीके से रहें, या एक तरीके से कपड़े पहने, या वेजिटेरियन है, जो भी अलग अलग चीजें। तो आप डाइवर्सिटी को जब क्वेश्चन करोगे तो बहुत सी ऐसी डाइवर्सिटीज हैं जो लोगों के लिए बहुत प्रिय हैं, और वो कभी कभी आपके ब्रॉडर जो 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 सामाजिक बड़ी आइडेंटिटीज होती हैं उसके भी परे जा सकती है। ठीक है, और अगर आप विविधताओं को नहीं मानोगे और आप अपनी ही डिस्क्रिप्शंस को मानोगे, अब जैसे बहुत से लोगों की अब डेफिनेशन होने लगी है, यही ट्रू इंडियन है, यही ट्रू नेशनलिज्म है, यही ट्रू भारतीय है। तो ट्रू क्या है भाई? जो चीज हमें जोड़ती है वो हमारा संविधान जोड़ता है। तो उसके अलावा अगर आप सोचने लगोगे तो मुझे लगता है ये सामाजिक और कल्चरल क्षेत्र में और इकोनॉमिक क्षेत्र में हम अगर जो गैर बराबरी ला रहे हैं, और वो आता है, कोई भी देश जब एक प्रगति के पथ पर आता है तो ये सवाल उसके सामने आते हैं। अमेरिका 60s और 70s में इसको थ्रू गया था, जिस तरह उन्होंने ब्लैक्स को ट्रीट किया था। इस समय इमिग्रेंट्स को लेकर अमेरिका में इशू आ रहा है, यूरोप में इमिग्रेंट्स को लेकर इशू आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन सी साइड सही है गलत है, जो समाज इन सवालों को न्याय से सॉर्ट आउट कर लेगा वो समाज न्यायपूर्ण रहेगा और आगे बनेगा। समाज की बेसिस न्याय होती है, समाज की बेसिस एकता नहीं होती है, वो एकताएं टूट जाएंगी। बांग्लादेश ब्रोक अवे बिकॉज लैंग्वेज वाज नॉट रिस्पेक्टेड। ठीक है, आज भी वो दिक्कतें आती। तो मेरे क्या थिंक वो 2-3 बड़े चैलेंजेस है। थैंक यू सर। सर एक मेरा क्वेश्चन है, अभी आपने कई बार डेवलपमेंट बोला है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जहाँ के रोड अच्छे हो गए या वहाँ पे बिल्डिंग बन गई तो डेवलपमेंट एरिया, तो आपके हिसाब से रियल डेवलपमेंट क्या है? नहीं देखो, वो तो ये सब तो पहलू होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है या सामान्य सुविधाएं, पर मेरा ये कि रियल डेवलपमेंट तब होता है जब आप मानवता की क्षमताओं को सशक्त करें। इसलिए मैं जो 2 या 3 चीजों को सबसे पहले बहुत जरूरी मानूंगा, वो यह है कि रियल डेवलपमेंट तब आता है जब आप अच्छी शिक्षा दें और अच्छा स्वास्थ्य दें। और मेरी शिक्षा का मतलब नंबर ऑफ क्लासेस पास करना नहीं, मानव के अंदर जिज्ञासा की, इनोवेशन की, सोच समझ की और मस्तिष्क की अगर आप डेवलपमेंट कर देते तो उसको आप एजुकेशनली एम्पावर कर देते, जिसको कहा जाता है कि एजुकेशन की इसलिए जरूरत होती है कि वो समाज से जो अपनी नेगोशिएशन से रोजमर्रा की जरूरतें उसको वो अच्छी तरीके से पूरा कर सके। तो मेरे हिसाब से एक तो अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य इसलिए जरूरी है क्योंकि वही आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बनता है, और वो प्राइमरी उससे आता है। आपके यहाँ 10 अपोलो हॉस्पिटल हो जाएं, 10 एम्स हो जाएं, वो अच्छी स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य वो होना चाहिए कि आपके यहाँ एम्स की जरूरत ना पड़े, है ना। जाना तो सबको, डेथ इज इनएविटेबल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डेथ को वो कर सकते हैं, लेकिन आप आज भी 70% डिजीजेस तो वाटर बॉर्न है भाई, एयर बॉर्न है। तो वो तीसरी बात तो यह है जिसको हम कहा जाता है बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो सब में होनी चाहिए, और उसको सोशल सिक्योरिटी से जोड़ा जाता है कि आपको खाद्य पदार्थ बेसिक मिल जाए, आपको प्रॉपर हाउसिंग मिल जाए, आपको प्रॉपर क्लोथिंग। मैं बहुत सिंपल शब्दों में कह रहा हूं, इसके अलग अलग आयाम जगह जगह पे हो सकती है। तो बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ जब आ जाती है,
तब ये बाकी सब अपने आप ही ऑटोमेटिक आने लगेगा, क्योंकि इनके आते ही आपकी समाज और इसकी इकोनॉमी में एफिशिएंसी आने लगती। एफिशिएंसी आने लगेगी तो टैक्स आएगा, सड़कें आएंगी। भी ठीक है, सड़क 25 फुट की है या 200 फुट की है, या एयर कंडीशन बस है, या उसकी आप रिक्लाइन में 4 फुट पीछे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, इसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मेरे ज़माने में भी टूथपेस्ट थे, 2 ही कंपनियां थी, आज 100 कंपनियां हैं। डेवलपमेंट नहीं है। टूथपेस्ट आ गया था, टूथपेस्ट इज डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी ने हमको एक तरीका दे दिया अपने दांत ठीक करने का। आपका होना चाहिए कि हर घर में टूथपेस्ट आए। 100 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ टूथपेस्ट इज नॉट डेवलपमेंट। ऑल 100% हाउसेस हैव अ टूथपेस्ट इज डेवलपमेंट। उसके बाद वैरायटी है, ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रीज आएंगी करेगी। अब जैसे कई बार लोग कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में एमएनसीज आ गए, हम बहुत डेवलप कर गए। एमएनसीज के आने से डेवलपमेंट नहीं होती। एमएनसीज जो एसेंशियल सर्विसेज दे रहा है, क्या वो एसेंशियल सर्विसेज अलग अलग रूप में हर व्यक्ति के पास है कि नहीं? भाई बड़ा अच्छा एरिया दिल्ली में, स्कूल बहुत अच्छे हो गए, तो क्या दिल्ली के हर बच्चे को अच्छी स्कूल मिल गया? वो इंपॉर्टेंट हो। मैं जो आप चीजें कह रहे हैं उनको झुटला नहीं रहा, उनकी भी जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमी को अलग अलग तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अच्छा काम करने के लिए। भाई कंप्यूटर भी चाहिए, थर्मामीटर भी चाहिए, अच्छे जूते भी चाहिए, अच्छी साइकिल भी चाहिए। अच्छी साइकिल भी तब बनेगी जब कंप्यूटर ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि आजकल डिजाइनिंग कंप्यूटर में होती है, तो इकोनॉमी भी इंटरलिंक्ड होती है। लेकिन अगर वो इकोनॉमी है जो गाड़ियों को बेहतर बनाती चली जाए, लेकिन साइकिलों के लिए सड़क पर जगह ना छोड़े, वो शायद उतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं है जितनी वो डेवलपमेंट है जो साइकिलों के लिए भी जगह छोड़ रही है। और अगर आप चाहते हो साइकिल ना हो, तो ऐसा समृद्ध देश बनाओ ना जहां किसी को साइकिल की जरूरत ना पड़े, और आपकी मोटरसाइकिल या आपकी गाड़ियां वो पोल्यूशन ना दें जिस कारण से आने वाले भविष्य में हम कार्बन फुटप्रिंट इतना ना छोड़ जाएं कि दुनिया ना बचे रहने लायक। Thank you. Any more गुड questions? आफ्टरनून सर। मेरे को ये पूछना था कि जैसे दिल्ली में आजकल बहुत बारिश हो रही है, तो फिर वाटर लॉगिंग वगैरह बहुत हो रहा है, तो ड्रेनेज सिस्टम कैसे इम्प्रूव हो सकता है आपके ओपिनियन में? देखो, ये आपने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, और इसमें पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल आता है। और जहां जब आपको याद होगा बीच बीच में मैंने बात की थी नागरिकता की और नागरिकता की बोध की। देखो, हम लोगों ने थोड़ा सा पॉलिटिकली क्या हो गया है कि पिछले 15-20 साल में हमारी पॉलिटिक्स ट्रांजैक्शनल हो गई है कि मेरे को क्या मिल रहा है। बहुत सी चीजें आपको नहीं मिलती हैं, आपकी व्यवस्थाओं को मिलती है। जैसे दिल्ली ने फ्री बिजली पानी पर वोट किया, या जिसमें ये नहीं कह रहा हूं कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन अगर आप लोग तो सब अर्निंग लोग हो, आप तो पैसे की वैल्यू जानते हो, ठीक है? या शाम को जाके ब्लू लेबल पी लो, या अपने लिए एक अच्छी साइकिल खरीद लो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। आई मीन, अगर आप और पैसे का कंस्ट्रेंट होता है, या तो आप मतलब यहाँ के कोई मतलब मनुभूमि की कोई जमीन खरीद लो जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या सिंपल घर रखो और उस पैसे से अच्छी हेल्थ कर लो, अच्छी एजुकेशन कर लो। बुरा मत मानिएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो व्हाट आई मीन इज गवर्नमेंट्स आल्सो हैव टू बी रैशनल। तो अगर जैसे पिछले 8-10 साल में हमने अपनी सूझ व्यवस्था पे पैसा खर्च किया होता, तो ये वाटर लॉगिंग नहीं होती। मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं, यहाँ तो सिविल कंस्ट्रक्शन के लोग होंगे, 2 तरह की प्लानिंग होती है, 1 in 10, 1 in 100, 1 in 1000। 100 साल की बारिश के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, 1000 साल के लिए बारिश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, और 10 साल की बारिश के लिए। 10 से 100 साल में जब आप जाओगे, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 10 टाइम्स, प्रॉब्ली अ मैटर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल इंक्रीज, मे बी टू द पावर ऑफ 10 साल की बारिश का इंफ्रास्ट्रक्चर का 100 रुपए का है, तो 100 साल की बारिश का इंफ्रास्ट्रक्चर लाख रुपए का है। लेकिन वो जरूरी, आप 1 in 1000 के लिए ना भी बना पाओ। जैसे होता है ना कि आप 8 रिक्टर तक के 7 रिक्टर तक की अर्थक्वेक के लिए तो बिल्डिंग बना सकते हो, 11 या 12 के लिए नहीं। वो शायद 5000-8000 साल में एक बार आएगा, वो आएगा तो ऐसे भी पूरा समाज खत्म हो जाएगा। सो मेरा ये था कि दिल्ली ने पिछले कुछ सालों में कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्योरली पॉलिटिकल नहीं है इन टर्म्स ऑफ वोट्स, उस पर ध्यान कम दिया है। हमको वो राजनीति में उस जैसे विकास को लाने वाले लोगों को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और वो आपकी और मेरी कमजोरी है एज वोटर, वो नेताओं की कमजोरी नहीं है। वो अपनी जॉब बचा रहा है। टू गिव एन एग्जांपल, अगर आपके सीईओ आपसे कहे कि यार ऐसी फिल्में बनाओ देख के मजा आ जाए, आप कहोगे सर इसमें देख के तो मजा आएगा, प्लॉट नहीं बिकेगा। वो कहेगा छोड़ो यार, मजा आना चाहिए, तो मजा तो आ जाएगा, प्लॉट नहीं बिकेगा। इट्स योर चॉइस। बोलो। ओके, थैंक यू। केवल एक चीज लास्ट में पूछना चाहूंगा। पहले तो जो 90s के किड्स हैं वो आपकी
वो चीज़ समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि यू हैव चेंज द ट्रांसफॉर्मेशन ईस्ट दिल्ली का इन दिल्ली में। टू बी ऑनेस्ट कि जो हम जब कॉलेज जाते थे तो वहाँ पे हमें शर्म आती थी एक टाइम पे बताने में कि हम जमुना पारी हैं, क्योंकि साउथ दिल्ली जीके के बंदे यो मैन होते थे, थोड़ा बेबी बॉय, तो कहते थे अरे गुंडे लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं। तो आई हैव सीन दोज फेसेस इन कॉलेज। तो लेकिन आपने जो 10 साल में एज ए पार्लियामेंट वो चेंज करा, वो ट्रिमेंडस है। और आज मैं फ़ख्र होता है कि जो उससे क्या हुआ, आपके डेवलपमेंट से एक चीज़ नहीं, लोगों की जीवनी बदली। आज रेंटल इनकम सबसे ज़्यादा हाई ईस्ट दिल्ली का है। आज वहाँ पे लोगों के जो घर थे, जो अनऑथराइज कॉलोनी थी, आपने उसे ऑथराइज करा शीला जी ने उस टाइम, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद जो रेंटल हैं, लोगों की जीविका उससे चल रही है इस दिल्ली में। प्लस उसमें जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी, जो चीज़ 1 रुपये की थी आज जो 20 रुपये की होगी, जो हम बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। तो उसके लिए आई मस्ट अप्रिशिएट योर वर्क। और एक चीज़ सर मेरे को बड़े मन में थी कि मैं पूछूं ना पूछूं, आई डोंट नो। अभी मैं बहुत ट्रैवल कंट्री गया, यूरोप गया, दुबई गया, तो मुझे लगता है हमारे देश में हम पॉपुलेशन में तो नंबर 1 हो गए। कहीं मुझे ऐसा लगता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो जाए, जनसंख्या विस्फोट जिसे कहते हैं। कि मतलब एक छोटा सा आर्टिस्ट हो जाता है, छोटे शहरों में उसे देखने के लिए बहुत भीड़ लग जाती है, इतनी बेरोजगारी हो चुकी है। और हम कुत्ते बिल्लियों पे लड़ रहे हैं, और वहाँ पे कुत्ते बिल्ली मुझे दिखते ही नहीं रोडों पे, जैसे आवारा होते हैं या फिर गाय सहन। और वहाँ पे डेवलपमेंट की सोच, हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे, तो ये डर भी लगता है कहीं एज ए यूथ। नहीं देखो, पहले पॉपुलेशन का इशू लेता हूँ। पॉपुलेशन है इशू, जो कैरिंग कैपेसिटी है हमारी धरती की। देखो एज इट इज कहा जाता है कि इस समय जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, हमें 5 या 6 अर्थ चाहिए इसे सस्टेन करने के लिए। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, लेकिन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो प्रेशर है उसको काउंटर करने के लिए टेक्नोलॉजी आगे आई है। भाई HYV सीड्स आई तो आज हम फीड कर पाते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आए तो आज हम पानी दे पा रहे हैं, गाड़ियां आई हैं तो आप उनको ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, हम हाई राइज बिल्डिंग में जा रहे हैं तो हम हाउसिंग दे पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने कीप अप किया है। अब क्या हम अनसस्टेनेबल लेवल्स ऑफ पॉपुलेशन में जा रहे हैं? मुझे लग रहा है यस। तो आई थिंक एक तो उस तरफ हमको गंभीरता से जाना पड़ेगा। पर मैं एक और चीज बताऊं, दुनिया में विकास ने अपने आप ही पॉपुलेशन कंट्रोल पर अंकुश लगाया है। हमारे यहाँ भी आज हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत गिरा है सारे कम्युनिटीज में, और उसमें हिंदूज, मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, एवरीबडी सब में डाउन हुआ है। और सीधे सीधे ये देखा गया है कि जहाँ जिन जिन घरों में फीमेल एजुकेशन बढ़ी है या फीमेल के लाइवलीहुड के ऑप्शंस घर के बाहर गए हैं, उन समाजों में पॉपुलेशन कम होती चली गई है। जहाँ औरत घर से बाहर निकलकर रोल्स अपनाने लगती है, वहाँ पॉपुलेशन राइज ऑलरेडी कंट्रोल हो रहा है। तो ये माना जा रहा है कि अगले 15 से 20 साल में हम लोग पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ आ जाएंगे। सो मे बी हम लोग कहीं 1.7 1.8 करोड़ पे स्टेबलाइज हो सकते हैं। और उसके बाद अगर ज्यादा विकास होगा तो जो यूएस में हुआ है, जो सेंट्रल यूएस में होता है, यूरोप में है, कि पॉपुलेशन गोइंग टू डिक्लाइन। क्योंकि देखिए, जहां तक बच्चों का जो सामाजिक, कल्चरल, एंथ्रोपोलॉजिकल, फैमिली रोल है, उसमें तो बच्चे चाहिए। वो अब इकोनॉमिक रोल में दे विल नॉट बी नीडेड एनी मोर। तो हमारे समाजों में क्योंकि उनका एक इकोनॉमिक रोल है, भाई हर बच्चा एक मशीन है ना, वो गाड़ी चला लेगा, वो खेत चला लेगा, वो काम करेगा। तो इकोनॉमिक रोल से जब बच्चे हट जाते हैं तो उनका जो सामाजिक रोल है, इमोशनल, कल्चरल, वो तो रहेगा। आप चाहते हो आपके घर में बच्ची हो, फल फूलता हो, वो तो रहेगा। तो उसमें उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। फिर 2 4 5 बच्चों की वो आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर तो धीरे धीरे जो एक फीमेल प्रेफरेंस है, जो एक साउथ एशियन इशू है, अफ्रीका में भी फीमेल प्रेफरेंस नहीं है, वो हमारे यहाँ कम हुआ है फॉर्चुनेटली। और लो बहुत कम नहीं हुआ है, लेकिन वो भी कम हुआ है। उसमें भी जब आएगा डिक्लाइन। लेकिन हमको देखो, जो और चीजें देखनी पड़ेंगी वो ये देखनी पड़ेंगी कि जब मैं उसका सवाल आंसर कर रहा था कि पॉपुलेशन प्रेशर है और सब प्रेशर्स हैं, हमारी क्या पॉलिटिक्स रिस्पॉन्सिबल हो रही है? अगर हम सस्ती चीजों से चुनाव जीतना शुरू कर देंगे और हम लॉन्ग टर्म मेजर्स और लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स को नहीं पॉलिटिक्स में जगह देंगे, एक आ जाता है भाई लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स क्या है, इन द लॉन्ग टर्म एवरीबडी इज डेड, सभी मर जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन नीतियों में तो उसको लाना पड़ेगा। हर चीज त्वरित नहीं होती है, कुछ लंबे प्रभाव की चीजें भी आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप लंबे प्रभाव की चीजें नहीं करेंगे तो जो ग्रोथ के लंबे बेनिफिट्स होते हैं ना, वो आने वाले समाज को नहीं मिलेंगे, और वो भी फिर इन्हीं चीजों से जूझता रहेगा। आप जब बात कर रहे थे पश्चिमी समाज या पश्चिमी सभ्यता से अपने आप को कंपेयर करने की, वो अलग अलग पैटर्न में बनी, वो अलग तरीके से उनका समाज बना है, उनका एक दूसरे से रिश्ता अलग तरीके से रहा है, कल्चरल ट्रेट्स उनके अलग रहे हैं, हम लोग का एक बिल्कुल अलग रहा है। इसलिए कभी कभी हम उनके समाज को नहीं समझ पाते, वो हमारे समाज को नहीं समझ पाते। लेकिन ठीक है, मेरे ख्याल से वो हमारी विशेषता भी है, हमारा मजा भी है। ठीक है, वेरी नाइस सर, थैंक यू। Thank you so much, sir, for your bold answers and blessing Manu with your time. Thank you so much.